हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्ज़ाम में हम होंगे कामयाब के साथ, इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखा जाए तो प्रीवियस सेशंस में हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया है। तो अब बारी आती है इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको भी हम करेंगे आज ही के इसी सेशन में डिस्कस। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम अपने क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व, इसके बाद में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम करेंगे डिस्कस। तो चलिए आज के हमारे सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं कि ये पहला सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। What are the different ways in which water gets contaminated? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से वो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं जिससे कि पानी कंटेमिनेट होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, इस चैप्टर में हमने वाटर पोल्यूशन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि नहीं। इस पूरे चैप्टर में हमने एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन को बहुत डिटेल में जाकर के डिस्कस किया है। तो अब मुझे लगता है कि वाटर पोल्यूशन का हर एक कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए अब आपके लिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आपको बताना है कि किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि वाटर कंटेमिनेट होता है, वाटर पोल्यूट होता है। बेसिकली यहाँ पर ना आपसे सोर्सेस पूछे जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन के, कि वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं। तो क्वेश्चन आप सभी को पता है, क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है, लेकिन अब मुद्दा तो ये है ना कि इस आंसर को हम लिखें कैसे। तो अब हम आंसर को लिखने का तरीका देखते हैं। फॉलोइंग आर द वेज बाय विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। पहला, पीपल डिस्पोज गार्बेज इन द वाटर। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है जब हम वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस कर रहे थे। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी वहाँ पर उस सेशन में बताई थी कि होता है क्या है कि देखो, हम सभी के घरों से क्या होता है, कुछ ना कुछ कचरा डेली बेसिस पर रोज़ जनरेट होता है। भाई ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है ना, ये आप अपने घर में खुद रह कर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि डेली क्या होता है, हमारे घर में सफाई होती है, झाड़ू वगैरह लगती है ना, पोछा वगैरह लगता है। तो झाड़ू में आप बोल सकते हो कि धूल मिट्टी जो है ना पूरे जो घर में फैली रहती है वो इकट्ठा की जाती है। इसके अलावा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हैं, है ना। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि चाय पत्ती है, यूज्ड चाय पत्ती, टी लीव्स। और इसके अलावा कुछ प्लास्टिक वेस्ट भी होता है कि हम पेन से लिख रहे थे, पेन को हमने वो जो पेन की जो कैप होती है ना, पेन का ढक्कन, उसमें जो एक लंबी सी स्टिक लगी होती है जिससे कि हम उसको अपने पॉकेट में फंसा सकते हैं, वो तो सबके मुंह में जाती है ना, और वो अल्टीमेटली क्या होता है ना, वो टूट जाती है। तो कुछ प्लास्टिक वेस्ट जो है ना जनरेट होता है, कुछ टूट गया है ना, बल्ब है, बल्ब टूट गया या बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो फ्यूज़ बल्ब है वो तो अब यूज़ का मतलब वो तो अब काम का रहा नहीं, तो वो भी क्या हो जाता है, वेस्ट बन जाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि कुछ मतलब प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट होता है, कांच वेस्ट भी जो है ना जनरेट होता है। तो कुल मिलाकर के हम सभी के घरों से डेली बेसिस पर कचरा, गार्बेज जनरेट होता ही होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, जो नगर निगम के जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं वो आते हैं और हमारे घरों से कचरा लेकर के चले जाते हैं, और वो जिस तरीके से उस कचरे का, उस गार्बेज का जो है ना उसको डिस्पोजल करते हैं वो तरीका बिल्कुल सही होता है। तो कुल मिलाकर के हमारा काम क्या होता है कि हम अपने घर से पूरा जो गार्बेज है उसको जो है इकट्ठा करते हैं, और जो आते हैं सफाई कर्मी उनको हम दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि सफाई कर्मी नहीं आए, उनकी हड़ताल थी, है ना, उनकी छुट्टी थी, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको देना भूल जाते हैं, मतलब वो आए, वो जल्दी आ गए और हम सो रहे थे, तो हम अपने घर का जो कचरा है वो उनको दे नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे घर में अब वो कचरा है,
हमारे घर में अब वो कचरा है, लेकिन हम तो ठहरे क्या, हम तो बहुत ही साफ सफाईदार हैं, हमको तो अपने घर में बिल्कुल भी जना कचरा पसंद नहीं है, तो हमें तो अपने घर से वो गार्बेज डिस्कार्ड करना है चाहे जैसे भी। तो हम क्या करते हैं, उठाई पॉलीथिन और निकले हैं कहीं इसको फेंकने के लिए। तो घर के पास में एक छोटा सा तालाब है, उसमें पानी दिखाई दिया। क्या करा कि भाई हमने ये सोचा कि भाई इतना सारा पानी है, तालाब भी अच्छा बड़ा सा था, तो इतना सारा इसमें पानी है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अपने घर का कचरा अगर इसमें डाल भी देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। तो हम गए और हमने अपने घर का कचरा गार्बेज जो है उसी तालाब के पानी में डिस्पोज कर दिया, या घर के आसपास कोई नदी है, नदी के पानी में जो ना डिस्पोज कर दिया। अब ये तो केवल एक घर की बात हुई। अब अगर उस मोहल्ले में 100 घर हैं और सभी के सभी 100 घर यही सोचेंगे कि क्यों जो है ना फालतू में नगर निगम वालों को कचरा देना या कुछ करना, घर के पास तालाब है, घर के पास नदी है, उसी में जाकर के कचरा डिस्पोज कर देते हैं। तो ये बताओ, इस तरीके से नदी का जो पानी है, जो तो तालाब का पानी, चाहे कोई भी वाटर बॉडी क्यों ना हो, कोई भी वाटर बॉडी क्यों ना हो, चाहे वो तालाब हो, झील हो, नदी हो, उसका पानी खराब होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। डेली बेसिस पे अगर आप अपने घर से निकलने वाला कचरा उसमें डालोगे, प्लास्टिक, भाई प्लास्टिक तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसका डिस्पोजल, या आप बोल सकते हो जिसका डिकम्पोजिशन है ना, प्लास्टिक का जो डिकम्पोजिशन है ना, वो लैंड पे प्रॉपरली हो पाता है और ना वो पानी में रह करके ही हो सकता है। कि आपने सोचा कि प्लास्टिक है, अगर उसको हम ऐसी ज़मीन पर रख देंगे तो प्लास्टिक डिकम्पोज होगी नहीं। एक काम करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, पानी में रह करके सड़ जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पॉलीथिन, प्लास्टिक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका डिकम्पोजिशन जो है इतनी आसानी से होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या कि हमने अपने घर के आसपास जो भी वाटर बॉडी है उसके पानी को क्या कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है ना। तो ये तो पहला तरीका हुआ। अगर आपको याद हो तो इस पूरे चैप्टर में हमने गंगा नदी का भी मसला देखा है। गंगा रिवर जो कि एक होली रिवर है इंडिया कंट्री की, इसको पूजा जाता है गंगा नदी को हमारे भारत देश में। हम इंडिया से बाहर की तो बात करेंगे ही नहीं, हम अपने कंट्री में रहेंगे, है ना। अपने कंट्री में रह करके देखो, बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब टाइप का पोल्यूशन जो है ना आपको आपकी कंट्री में मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हुआ क्या कि हमने देखा कि लोग क्या करते हैं, वैसे तो जो गंगा नदी है वो होली रिवर है, उसकी पूजा करी जाती है, लेकिन फिर भी गंगा नदी की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और ऐसा नहीं कि गंगा नदी की जो ख़राब हालत हुई है वो अभी अभी हुई है, पिछले कुछ सालों में नहीं, कई सालों से गंगा नदी की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी के कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हो गए, कुछ पोर्शंस ऐसे हो गए जहाँ पर पानी इतना ख़राब है, इतना पोल्यूटेड है कि वहाँ पर अब एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। गंगा नदी में ही, गंगा नदी में कुछ आप बोल सकते हो कि रीजन्स ऐसे हैं, कुछ स्ट्रेचेस ऐसे हैं जहाँ पर पानी इतना ख़राब हो चुका है कि अब वहाँ पर मतलब समझ में नहीं आता कि वो गंगा नदी का पानी है या गटर का पानी है। इतना ख़राब हो चुका है वहाँ का पानी कि अब वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती ही नहीं है। मतलब कि ना एक्वेटिक प्लांट्स पाए जाएंगे उस एरिया में, ना कोई एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाएंगे, फिशेस वगैरह कुछ नहीं पाई जाएंगी उन पर्टिकुलर स्ट्रेचेस में, क्योंकि वहाँ का पानी इतना ख़राब हो चुका है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी के पोल्यूशन के रीज़न बहुत सारे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री से क्या होता है, वेस्ट वाटर निकलता है और उस वेस्ट वाटर को कायदा क्या होता है, वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसका बाकायदा ट्रीटमेंट होना चाहिए और ट्रीटमेंट के बाद में रिलीज करना चाहिए, डिस्चार्ज करना चाहिए, कहाँ, पानी में, नदी के पानी में। लेकिन इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, वो पैसा बचाते हैं कि कौन जो है ना वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट में जो ना खर्चा करे फालतू में। तो जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में जो है, गंगा नदी में क्या होता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में आप बोल सकते हो कि हैवी मेटल्स जो होते हैं, टॉक्सिक मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, निकल, है ना। तो ऐसे हार्मफुल मेटल्स के कंपाउंड्स पाए जाते हैं कहाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना गंदा पानी अगर नदी के पानी में जाकर के मिलेगा तो नदी के पानी की जो क्वालिटी है वो ख़राब होगी, वो डिटोरिएट होगी। और अगर नदी के पानी की क्वालिटी ख़राब हो गई फिर तो आप सभी जानते हो कि क्या होने वाला है। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो गंगा नदी का पानी, और ये सिर्फ बात गंगा नदी की नहीं है, ये बात आप बोल सकते हो कि हर एक नदी की है। इंडिया में जितनी भी
नदियाँ हैं उन सब की हालत क्या है, इसी तरीके से ख़राब है। किसी की ज़्यादा ख़राब है, किसी की थोड़ी सी कम ख़राब है, लेकिन ख़राब तो है। ना सिर्फ नदी, अरे लोग तालाबों को भी नहीं बख्शते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जैसे कि गांव वगैरह में लोग जो है ना भैंसे वगैरह पालते हैं, गाय वगैरह पालते हैं, तो उनके गांव से जो है ना एक नदी होकर के गुजरती है। तो उनने क्या सोचा कि अरे वाह, नदी का पानी है, कितना ताज़ा है। तो जा कर के उसी नदी के पानी को उन्होंने यूज़ कर लिया पानी पीने के पर्पज़ के लिए, उसी से खाना बना लिया। फिर इसके बाद में कपड़े धोने की बारी आई तो घाट पर जाकर की जो है ना, मतलब नदी के किनारे जाकर के क्या करे, कपड़े धो लिए। तो कपड़े ऑब्वियस ही बात है, सिंपल पानी से तो धुलते नहीं है, उसमें साबुन भी लगता है, सर्फ भी लगता है। तो डिटर्जेंट, सोप, वो पूरा का पूरा कहाँ चला गया, नदी के पानी में चला गया। भाई नदी के किनारे बैठ करके कपड़े धोगे तो जो गंदा पानी वो तो नदी में ही जाएगा ना। बर्तन भी जो है ना वहीं बैठ के धुले जा रहे हैं। गाय भैंसे पाली हैं तो उनको भी जो नहलाना है वो कहाँ किया जाता है, नदी में ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही नदी का पानी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं होता है नदी के पानी का ख़राब होने का या तालाब के पानी का ख़राब होने का। हम ही जाकर के अगर कचरा डालते जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज ही बिना किसी ट्रीटमेंट के अपना वेस्ट वाटर रिलीज़ करती रहेंगी, डिस्चार्ज करती रहेंगी पानी में, तो पानी तो ख़राब होगा ना। इसके अलावा सीवेज, हमारे घरों से जो सीवेज निकलते हैं जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा और पानी रहता है, वेस्ट वाटर रहता है, उस सीवेज को भी कायदा क्या होता है कि सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद में बेसिकली ट्रीटमेंट में होता है कि जो सीवेज है ना वो बहुत टॉक्सिक होता है, उसमें बहुत सारे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कायदा ये बोलता है कि सीवेज को पहले तुम ट्रीट करो, इसके बाद में जब ट्रीटमेंट से होगा क्या कि जो सीवेज है ना वो मोर टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक हो जाएगा, इसके बाद में सीवेज को क्या करो, पानी में रिलीज करो। लेकिन बीच वाली स्टेप कोई चाहता ही नहीं है परफॉर्म करना। ये जो सीवेज को ट्रीट करने वाली बात है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने वाली बात है, ये कोई करना ही नहीं चाहता है। तो जितना भी टॉक्सिक वेस्ट वाटर है, सीवेज है, वो सब का सब पानी में जाएगा। तो पानी खराब नहीं होगा तो क्या होगा भाई? ये सारे क्या है, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज ही तो हैं जो कि आपसे सवाल में पूछे गए हैं। तो पहला तो ये हो गया कि पीपल डिस्पोज गार्बेज इन द वाटर। सेकेंड, मेनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज देयर हार्मफुल केमिकल्स डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, देखो सारी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कि पेपर वर्क में गवर्नमेंट उनको बोलती है कि भाई तुमको यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी करनी, ठीक है तुम कर लो, लेकिन तुम्हारी इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकलेगा ना उसको ट्रीट करवा करके ही नदी के पानी में छोड़ना या तालाब के पानी में छोड़ना। तो पेपर वर्क में सारी चीज़ें आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स में सारी चीज़ें रहती है कि हाँ हम तो ट्रीटमेंट के बाद ही क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन देखने वाला कौन है, इंडस्ट्रीज को देखने वाला कौन है कि वो जो वेस्ट वाटर रिलीज कर रहे हैं वो ट्रीटेड है या नहीं है, ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो इसीलिए जब वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली बात आई थी तो गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ का क्या रोल होना चाहिए, वहाँ पे हमने डिस्कस की थी ये चीज़ कि अथॉरिटीज़, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जाकर के देखे कि जिस भी सिटी में या सिटी के आसपास जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीटमेंट के बाद नदी के पानी में रिलीज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये स्ट्रिक्ट एक्शंस, स्ट्रिक्ट रूल्स जो है ना सबके लिए बनने चाहिए, क्योंकि जब स्ट्रिक्ट रूल्स बनते हैं तभी उनको फॉलो किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता है। इसके अलावा chemical fertilizers, pesticides and weedicides used in agricultural practices get dissolved in water and are washed away into river bodies from the fields। ये भी हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फसल को बढ़िया बनाने के लिए, अपनी फसल को बढ़िया बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स ही तो होते हैं। और कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स वगैरह का भी जो इस्तेमाल है जो किया जाता है। अब उनको नहीं पता होता कि फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है तो कितना यूज़ करना है, किस अमाउंट में यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स यूज़ करने हैं तो कितने अमाउंट में जो है ना यूज़ करने हैं। वो तो क्या करते हैं, बस छिड़क देते हैं। अब जितना प्लांट को चाहिए होगा, जितना क्रॉप प्लांट्स को, जितनी फसलों को चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी फर्टिलाइजर्स की, उतना तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है वो तो मिट्टी के सरफेस पे पड़ा रहेगा। अब बारिश हो गई, बारिश का पानी जो है खेत में आया, मिट्टी में आया, तो बारिश के पानी में क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर है, जो पेस्टिसाइड है, वो आकर के डिजोल्व हो गया। अब ये बारिश का पानी जो है ना बहते 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 खेत से निकला और खेत से निकल करके खेत के पास जो भी आसपास तालाब होगा, नदी होगी, उसमें जाकर के मिल गया। अगर सिंपल खेत से निकलने वाला पानी नदी में मिलता या तालाब में मिलता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन उस पानी में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डिजोल्व थे। तो क्या हुआ
ये गंदा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला पानी नदी के पानी में जाकर के मिल गया, और आगे क्या होता है ये सबको पता है कि फर्टिलाइजर्स तो सभी तरह के प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं ना, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो। तो जब फर्टिलाइजर्स जाते हैं नदी के पानी में, तो नदी के मतलब पानी में जो प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, स्पेशली अलगी क्या करता है, फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, और फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब करने के कारण जो अलगी है ना वो अपनी भयंकर तरीके से ग्रोथ जो है ना शो करता है। कुछ समय में आप देखोगे कि पानी का जो पूरा सरफेस है, पानी के एंटायर सरफेस को अलगी ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। पानी के एंटायर सरफेस को अलगी ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। आई बात समझ में? इससे क्या होगा कि ठीक है अलगी की ग्रोथ हो रही है, लेकिन कभी ना कभी तो लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद में वो अलगी मरेगी। जब वो अलगी मरेगी तो उसकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कैसे होता है, बैक्टीरिया करते हैं। कैसे? तो पानी में ही जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके अलगल डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होता है। इससे मतलब क्या कि पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना वो कम होती जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि बेचारी जो मछलियां हैं ना उनको नहीं मिलती ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होता है ना, मरने लगते हैं। ये प्रॉब्लम होती है फर्टिलाइजर से। और पेस्टिसाइड्स ये सब तो जहर होते हैं, तो इनके कारण तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को दिक्कत होती ही होती है। इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड इनटू द रिवर फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज। और घरों से क्या होता है, अनट्रीटेड सीवेज जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है नदी के पानी में, तालाब के पानी में। तो कुछ इस तरीके से वाटर पोल्यूशन होता है या वाटर कंटेमिनेट होता है अलग अलग कारणों से। ये सारे सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के, ठीक है ना। चलो, तो पहला सवाल अपना हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक इंडिविजुअल लेवल पर आप कैसे जो है ना एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि आप एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। गवर्नमेंट के ऊपर मत जाना कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए ना, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, वो आपको बताना है, ठीक है ना। सो आई कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। फर्स्ट, आई विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल, पहले भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि आजकल ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर गाड़ी ना हो। किसी के घर में 2 व्हीलर होती है, किसी के घर में 4 व्हीलर होती है, कुछ लोगों के घर में 2 से 3 गाड़ियाँ भी होती हैं एक साथ, है ना। और अगर 2-3 गाड़ियाँ हैं तो ऐसा नहीं कि दिन में केवल एक ही गाड़ी चलेगी, नहीं, 2-3 गाड़ी है तो सब की सब क्या होंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, क्योंकि सबको काम होता है ना भाई, सीधी सी बात है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एवर इंक्रीजिंग है, बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ेगी तो भाई गाड़ियां जो हैं वो भी तो बढ़ती जा रही है ना। आजकल सड़क पर गाड़ियां मिलती हैं, और साइकिल जो होती है वो दिखना तो ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है। लोग, ऑब्वियस सी बात है ना, किसी को स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाने की जल्दी है, तो जल्दी तो कोई साइकिल यूज़ करेगा नहीं कि हमें जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, साइकिल को यूज़ कर रहे हैं। नहीं, गाड़ी ही यूज़ करना जो है ना बेटर ऑप्शन होता है लोगों के लिए। और ये बात सबके ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि ये मैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए आपसे बोल रही हूँ कि नहीं देखो लोगों को जल्दी होती है तो लोग साइकिल यूज़ नहीं करते, लोग तो ना स्कूटी से जाते हैं, स्कूटर से जाते हैं। तो भाई मेरे साथ भी वही केस है, आपके साथ भी वही केस होगा। तो होता क्या है कि इस तरीके से बहुत सारी गाड़ियाँ जो ना चलती रहती हैं, और जितनी गाड़ियाँ चलेंगी उनसे उतना ही ज़्यादा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलेगा, और जितना ज़्यादा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट निकलता है उतना ज़्यादा क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो जब हमको पता है कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है, और हमको पता है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक बस चलती है, तो बस में तो देखो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आपके एरिया में 100 बच्चे रहते हैं, और ये सभी के सभी 100 बच्चे एक ही स्कूल जाते हैं। अब इन 100 बच्चों को छोड़ने के लिए सबके पेरेंट्स जाते हैं। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ गए, 4 व्हीलर में गए, आपका जो पड़ोसी है वो भी अपने पापा के साथ में कहाँ गया, स्कूल गया, कैसे गया, तो हो सकता है कि बाइक पे गया हो। तो 100 बच्चे रहते हैं आपके एरिया में, और सभी के सभी 100 बच्चे एक ही स्कूल में रहते हैं,
मतलब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो सभी के सभी 100 बच्चे क्या करेंगे, स्कूल जाने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ जाएंगे, अपनी अपनी गाड़ी से जाना प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर उन 100 गाड़ियों की, भाई 100 बच्चे जा रहे हैं तो 100 गाड़ियाँ भी तो होंगी ना, अगर 100 गाड़ियों की जगह एक बस लगा दी जाए कि वो बस क्या करेगी, बच्चों को एक ही एरिया से उठा करके स्कूल ले जाएगी और स्कूल से वापस सेम एरिया में उनके घरों में छोड़ देगी। जिससे क्या होगा, 100 गाड़ी का जो निकलने वाला, 100 गाड़ियों से निकलने वाला जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 100 गाड़ियों की जगह केवल एक सिंपल एक बस चलेगी। तो सबके लिए एक अच्छी सिचुएशन है ना कि रोज जो है मम्मी पापा को स्कूल छोड़ने नहीं जाना रहेगा। आप लोग भी क्या करोगे, अपने दोस्तों के साथ मजे से जो है ना एंजॉय करते करते स्कूल आओगे जाओगे, और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। कि अगर आपको पता है कि हमें मार्केट जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए बस चलती है, तो बजाय अपनी गाड़ी उठाने के लिए, बजाय अपनी कैब बुक करने के लिए के बजाय हम क्या करेंगे, बस से चले जाएंगे। तो बस से जाने से क्या होगा, भाई हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करा है, हम मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से आपकी गाड़ी से जो निकलने वाला एग्जॉस्ट है वो नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे करते 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 एयर पोल्यूशन काफ़ी कम हो सकता है। आई विल जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। और हम क्या करेंगे, लोगों को देखो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि लोगों को जागरूक करना। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई कि सपोज़ आपके घर में जो भी आपके हेल्पर्स आते हैं, है ना, जो हाउस हेल्प होती है कि सफाई के लिए, या आप बोल सकते हो कि मतलब तरह तरह के हेल्पर्स होते हैं ना, जैसे कि गार्डनर होता है ना, माली भैया जो होते हैं वो। तो आपके घर में कुल मिलाकर के बहुत सारे हेल्पर्स, बहुत सारे नहीं तो एक दो तो आते ही होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं उनको अवेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेटली आपकी होती है। क्योंकि भाई देखो, दिमाग लगाओ, डेली बेसिस पर आपके घर कोई आ रहा है, आपके घर के कामों में वो आपकी मदद कर रहा है, आप उससे मिलते हो रोज़, आप उनसे बात करते हो, तो उनको अवेयर कराना, उनको जागरूक करना, आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है, जो आपके हाउस हेल्प होते हैं ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास वो इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं कि उनकी एजुकेशन जो है ना पूरी हो। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि उनको ज्ञान की, उनको नॉलेज की थोड़ी ज़रूरत होती है। आपके पास नॉलेज है तो क्यों ना इस नॉलेज को थोड़ा सा बांटा जाए कि आपके घर में डेली बेसिस पे जो आ रहे हैं, जो आपके हाउस हेल्प आ रहे हैं, उनको आप, वैसे तो हम बात करते ही हैं, लेकिन कभी एक अच्छी चीज़ भी सिखा दो। इसको मैं आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज़ दिवाली का, मतलब दिवाली फेस्टिवल है, 2 दिन बाद ही क्या है, दिवाली है, ठीक है ना। और दिवाली है तो जाहिर सी बात है, बिना फटाकों की दिवाली कहाँ ही मनती है। तो हर साल हम क्या करते हैं, खूब फटाके फोड़ते हैं, क्योंकि बिना फटाकों के दिवाली जो है ना थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी लगती है। लेकिन इस बार आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखी थी अपनी ही सिटी के बारे में, जिस भी सिटी में आप रहते हो, जिस भी टाउन में आप रहते हो, कि लोकल न्यूज़ चल रही थी। तो उसमें आपने सुना कि हमारे शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कौन सा? एयर पोल्यूशन। जो हमारी आसपास की हवा है वो बहुत ज़्यादा ही क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, मतलब क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, डिटोरिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा क्या है, एयर कंटेमिनेटेड है। और अगर मतलब ये पूरी जानकारी आपको कहाँ से मिली, लोकल जो भी न्यूज़ चैनल था उसमें न्यूज़ चल रही थी तो आपने सुन ली। और उसमें ये भी बोल रहा था रिपोर्टर कि अगर भाई ऑब्वियस सी बात है, दिवाली आ रही है, फिर लोग क्या करेंगे, लोग मानते तो है नहीं, क्या करेंगे, फटाके फोड़ेंगे। तो अगर वैसे ही पोल्यूशन इस बार बहुत ज़्यादा है, हवा वैसे ही क्या है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और ऊपर से अगर और फटाके फोड़े, मतलब फटाके फोड़ दिए दिवाली पे, फिर तो पूछो ही मत, इतना ख़राब हो जाएगा ना, इतनी हमारी सराउंडिंग एयर पॉल्यूट हो जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो ये चीज़ आपने सुन ली और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई कि हाँ यार सही बात है, ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हमने अगर दिवाली के फटाके फोड़ दिए जो हम इतने सारे लेकर के आए हैं, सुतली बॉम्ब और ये और वो, तो फिर पता नहीं क्या ही होगा, फिर तो पोल्यूशन और ही बढ़ जाएगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई कि जो हमारी मेट्रो सिटीज़ है, स्पेशली दिल्ली वगैरह, वहाँ पे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। और
जब दिवाली का सीज़न आता है तो लोगों को मना किया जाता है, सरकार बैन लगा देती है कि भाई मत फोड़ो पटाखे, क्योंकि पटाखे फूटेंगे और नेक्स्ट डे से क्या होगा, हवा इतनी ख़राब हो जाएगी कि सबको मास्क लगा करके घूमना पड़ेगा। क्या मतलब है कि आपने कल जो है ना एक दिन पहले दिवाली मनाई और अगले दिन से जो है ना मास्क लगा करके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसपास की हवा इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी कंटेमिनेट हो चुकी है कि अब उस कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड एयर को हम इनहेल ही नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो समस्या तो है। तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ हो गई कि भाई अगर इस दिवाली हमने पटाखे फोड़े तो पोल्यूशन और बढ़ेगा। तो हमने ये डिसाइड किया, डिसीजन लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन हमने डिसीजन लिया कि हम इस बार क्या करेंगे, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे, कि हम इस बार दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ेंगे, सिंपल जो है ना दिए जलाएंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे एक दूसरे से, मतलब सेलिब्रेट करेंगे लेकिन पटाखे नहीं फोड़ेंगे। तो ये चीज़ आपने रियलाइज़ कर ली और आपने डिसाइड भी कर ली कि नहीं, इस बार तो हम ऐसे ही दिवाली मनाएंगे, ऐसे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। अब इसके बाद में आपके घर में आए हाउस हेल्प, है ना, तो उन्होंने बोला कि भाई हमको आज जल्दी जाना है क्योंकि हमको तो पटाखे खरीदने अपने बच्चों के लिए। तो आप ये नॉलेज उनके साथ भी तो शेयर कर सकते हो ना, आपका ये जो आइडिया है ये आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। कैसे? सिर्फ उनको ये मत बोलना कि सुनो दिवाली है तो पटाखे मत फोड़ना, तो वो भी आपको ऐसे, अगर आपने ये बोला कि सुनो दिवाली फटाखे मत फोड़ना, तो वो आपको बिल्कुल ऐसे देखेगा कि ये क्या बात हुई, अरे दिवाली पे ही तो फूटते फटाखे, होली पे थोड़ी ना फूटते, तो हम तो फोड़ेंगे। आप जो बोल रहे हो उनसे, उनको उस चीज़ को जस्टिफाई करो कि अगर आपने उनसे बोला कि सुनो दिवाली पर फटाखे मत फोड़ना, तो क्यों नहीं फोड़ना ये उनको बताओ कि भाई क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हमारे वातावरण में इतना पोल्यूशन है कि अगर हमने और फटाखे फोड़े तो और पोल्यूशन हो जाएगा, तो ये करना ही क्यों है। तो कुल मिलाकर के उनको अवेयर कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आप ये चीज़ कर सकते हो। एक बार कोशिश तो करके देखो, रिजल्ट हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आपको ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोशिश आप वहीं छोड़ दोगे। करते जाओ कोशिश, करते जाओ कोशिश। एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे लोग जो है ना जागरूक हो पाएंगे, जब लोग आपको डेफिनेटली सुनना चाहेंगे कि हाँ भाई अगर इंसान भी कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। आई बात समझ में? इसके अलावा I will plant more and more trees because trees help to keep the environment clean and reduce air pollution. जितने हो सकते हैं उतने पौधे लगाओ, उगाओ। मैं तो कहती हूँ कि हम हर साल क्या करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, तो जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन आप एक नया पौधा जो है ना उगाओ। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो घर के आसपास कोई ना कोई गार्डन तो होगा, वहाँ जाकर के जो है ना एक पौधा लगा दो। तो इससे क्या होगा, जितने बड़े आप होंगे, मतलब जितने भी साल के आप होंगे, जैसे कि अभी आप सपोज अभी आप 15 साल के हो, है ना, तो 15 साल की उम्र में आपने एक पौधा लगाया, फिर जब आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा उसमें आप 2 पौधे मतलब एक और लगा दोगे, तो टोटल आपने एक साल में 2 पौधे लगा दिए। तो कुछ इस तरीके से जितने हो सकते हैं उतने पौधे आप लगाओ, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे हवा को क्लीन करने में मदद करते हैं। कैसे? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो हमारी एयर में ख़राब गैस है, जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको प्लांट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती कि फ्री में हमारी जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से निकाली जा रही है और बदले में हमको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। नेक्स्ट, आई विल नॉट यूज़ व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज। और अगर मम्मा ने बोला कि सुन बेटा, घर के पास जो शॉप है वहाँ से बिस्किट ले आओ या आटा ले आओ, तो पता है कि घर के पास ही है, पैदल जा सकते हैं और किसी चीज़ की देरी भी नहीं है ना, किसी चीज़ की जल्दी भी नहीं है कि भाई हमको तो जल्दी जाना है, यहाँ पे वापस घर भी आना है, ये करना है वो करना है। जब आपको पता है कि घर के पास ही है तो पैदल चले जाओ, वॉक करते हुए चले जाओ, खुद की भी हेल्थ अच्छी रहेगी और बेवजह जो गाड़ी मतलब अगर आप यूज़ करोगे तो उस गाड़ी से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है वो भी जो है थोड़ा सा कम मतलब नहीं निकलेगा ऐसा। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पर आते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग कमेंट। अब ये वाटर पोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम गए हैं, कहाँ गए हैं, सड़क पर पानी पूरी खाने गए हैं, है ना, और पानी पूरी खा ली, इसके बाद में बहुत मिर्ची लग रही है तो भैया से बोला कि भैया ज़रा पानी देना। अब भैया ने क्या करा, आपको एक गिलास में पानी दे दिया और वो पानी दिखने में बहुत साफ़ था, दिखने में एकदम क्लीन था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें से बदबू भी नहीं आ रही थी, ओडरलेस था। तो आपने सोचा कि अरे वाह, भैया ने पानी दिया है तो साफ़ ही होगा, और उठा करके वो पी लिया। फिर 2-3 बाद जो है पेट दुखना शुरू हुआ,
फिर उसके अगले दिन उल्टी होना शुरू हुई, फिर उसके अगले दिन लूज मोशन भी शुरू हो गए। जाना पड़ा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने फिर पूछा क्या खाया था बाहर का, तो आपने बोला कि हमने तो कुछ नहीं, हमने तो पानी पूरी खाई थी। पानी पूरी से ही जो है ना हमको फूड पॉइजनिंग हो गई। हाँ हुई। क्यों हुई? क्योंकि पानी पूरी में के बाद जो आपने पानी पिया था वो पानी दिखने में तो साफ था, क्लीन था, ट्रांसपेरेंट था, ओडरलेस था, लेकिन वो पानी साफ नहीं था, मतलब सेफ नहीं था, वो पोर्टेबल वाटर नहीं था, है ना। उसमें देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो दिखते तो है नहीं। अब वो पानी में होंगे भी तो पानी में रह करके ऐसा थोड़ी है कि अगर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है पानी के अंदर तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा ना। पानी के कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है ना वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको दिख रहा था कि पानी कैसा बड़ा साफ है, क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, बदबू भी नहीं आ रही, और उठा करके पी लिया, लेकिन उस पानी में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया था और उस बैक्टीरिया को आपने खुद क्या करा है, अपने बॉडी के अंदर ले लिया। अब वो बैक्टीरिया जाएगा और स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग वाला क्या करेगा, कॉज करेगा। अब बोलो, तो हर वो पानी जो कि दिखने में क्लीन, ट्रांसपेरेंट और ओडरलेस होता है, सूंघने में वो साफ नहीं होता है, क्योंकि डिसीज कॉजिंग, क्योंकि ऐसे पानी में भी क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड ओडरलेस पानी में भी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और होते भी हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है, और हम क्या करते हैं, बेधड़क पानी को पी लेते हैं और इसके बाद में जो फिर जो होता है वो होता है। ठीक है ना। सो नो, दिस इज नॉट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है कि क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ना क्लीन ट्रांसपेरेंट पानी जो है वो हमेशा ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता है। नो, दिस इज नॉट ट्रू दैट क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. It is possible that they may carry disease causing microorganisms. Thus it is good to purify water before drinking. इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब भी घर से बाहर निकलना है तो अपने घर से एक वाटर बॉटल लेकर के जाओ, एक वाटर बॉटल कैरी करो कि अपने घर का, भाई घर में तो फिल्टर लगा होता है, प्योरीफायर लगा होता है, तो उसी का पानी आप क्या करो, पियो। घर में तो पीते ही हो, घर से बाहर जा रहे हो तो भी एक वाटर बॉटल कैरी करो। क्या इसमें क्या दिक्कत क्या है? आपको पता है कि घर से बाहर जा रहे हैं, समय लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा, प्यास लग सकती है, तो अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी कर लो। या अगर कभी ऐसा हुआ कि अचानक से निकल गए, ध्यान नहीं रही, भूल गए, और जो है ना इतना टाइम हमने सोचा नहीं था कि, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया घर के बाहर और प्यास लग रही, तो क्या करेंगे, जो बिस्लेरी की बॉटल्स आती है ना, वो बॉटल का पानी पीना चाहिए, रादर देन आप किसी ठेले वाले के पास जाओ और उसका पानी पियो। तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो आपको पानी कहाँ से दे रहा है, यू नेवर नो। ठीक है ना। तो यस, क्लीन ट्रांसपेरेंट पानी हमेशा फिट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए। वो दिखने में साफ है, ट्रांसपेरेंट है, बदबू भी नहीं आ रही उससे, लेकिन उसमें डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि इन्फेक्शन और बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसा काम करना ही क्यों है भाई। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की कि यू आर अ मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन। आप अपने टाउन के म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है, जो म्युनिसिपल बॉडी है, उसके आप एक सदस्य हो, एक मेंबर हो। मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट्स। तो आपको उन मेजर्स की क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है जिनके थ्रू आप अपने टाउन में जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको आप साफ पानी, है ना, क्लीन वाटर को सप्लाई कर सकते। मतलब कैसे आप अपने टाउन के रेसिडेंट्स को क्लीन वाटर सप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या स्टेप्स आप उठाओगे वो आपको लिखने होंगे। So these are the measures that would help our town to ensure the supply of clean water to all its residents. Chlorine tablets should be made available. Chlorine tablets जो हैं वो अवेलेबल कराई जा सकती हैं कि भाई क्लोरीन टैबलेट्स हमने देखा था कि पानी को प्योरीफाई करने के 3 तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तो हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं, फिल्टर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वो आपके पोर्सलिन वाले फ़िल्टर्स होते हैं, कैंडल वाले, कैंडल टाइप फ़िल्टर्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ़िल्टर्स भी आजकल आने लग गए हैं। तो जो जिस हिसाब से अफोर्ड कर सकता है कि अगर वो पोर्सलिन वाले फ़िल्टर वाले कैंडल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक फ़िल्टर्स आते हैं जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग आप बोल सकते हो कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए, है ना। कुछ लोग सिंपल पानी को बॉईल करके भी पी जाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन टैबलेट्स, तो क्लोरीन टैबलेट्स आप बोल सकते हो कि पानी में डाल दो तो क्लोरीन क्या करती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी में, भाई जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि क्लीन ट्रांसपेरेंट पानी में भी क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए
क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीन टैबलेट्स में जो क्लोरीन होती है ना, वो क्लोरीन जा करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालती है, तो जो पानी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हम म्यूनिसिपल बॉडी के मेंबर है, तो हम ये इंश्योर करा सकते हैं कि सभी के लिए क्या हो, क्लोरीन अवेलेबल हो, क्लोरीन टैबलेट्स अवेलेबल हों, कि अगर कोई अपने घर का पानी साफ़ करना चाहता है तो एटलीस्ट उसके पास क्लोरीन टैबलेट्स तो हो, तो वो क्या कर सकता है, पानी को साफ़ कर सकता है। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई टैंक की भी जो क्लीनिंग है ना, जैसे कि हम सबके घर में कोई ना कोई टैंक तो होता है ना, अंडरग्राउंड टैंक होता है या ओवरहेड टैंक तो होता ही होता है। उस ओवरहेड टैंक की भी आपने सुना होगा, अगर आप इंडिपेंडेंट घर है आपका तो आप बोल सकते हो कि हर 6 महीने में या हर 4 महीने में एक बार सफाई तो ओवरहेड टैंक की कराई जाती है। या अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, है ना, किसी अपार्टमेंट में रहते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सोसाइटी में भी या जो अपार्टमेंट है वहाँ पर भी क्या होती है, एक ओवरहेड टैंक होता ही है, भाई वो तो होगा ही ना, हर जगह होगा। तो उसकी भी टाइम टू टाइम क्या होती है ना, रेगुलर क्लीनिंग होती रहती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, आप खुद ही सोचो, ओवरहेड टैंक या आपके घर की, मतलब आपकी एक बॉटल, वाटर बॉटल, आपकी जो वाटर बॉटल है, आप रोज़ स्कूल जाते हो, आप उस वाटर बॉटल में पानी भर के लेकर जाते हो, सुबह उठे, पानी भरा, स्कूल चले गए, स्कूल में पूरी बॉटल खाली कर दी, वापस आए, अब इसके बाद में वो बॉटल साफ़ करते हो ना, फिर अगले दिन उसमें पानी, मतलब आप नहीं, आपकी मम्मा तो करती होंगी, है ना, फिर इसके बाद में उस बॉटल को साफ़ किया, फिर अगले दिन उसमें फिर से पानी भरा और फिर लेकर के गए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये चलती रहती है कि डेली बेसिस पे आप बॉटल लेकर के आते हो, मम्मा उसको साफ़ करती है, फिर उसमें अच्छा पानी भरती है, फिर आपको देती है। ऐसा होता है क्या कि आप पानी भरते जा रहे हो, सफाई का कोई रोल ही नहीं है, मतलब बॉटल जो है 2 महीने हो गए, धुली नहीं है एक भी बार, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो सिमिलरली हमारे जो घरों में, बिल्डिंग्स में जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, जो टंकियाँ वगैरह होती हैं, उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग होती रहनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे नगर निगम का पानी आ रहा है, तो नगर निगम का पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तालाबों से और नदी से ही आता है। नगर निगम का पानी मतलब क्या, उस शहर, उस टाउन के आसपास जो भी तालाब है, जो भी नदी है, वहीं से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो पानी लेता है और घरों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर एक घर में, है ना। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि पानी जब आ रहा है वो इतना साफ़, वैसे तो नगर निगम पानी को जो है ना ट्रीट करके ही घरों तक पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी ट्रीटमेंट के बाद जब पानी, आप बोल सकते हो कि ट्रीटमेंट प्लांट से आपके घर तक पहुंचता है, भाई सीधी सी बात है ना, पानी जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट से आपके घर तक पहुंच रहा है, कैसे, पाइपलाइंस के थ्रू। तो कभी कभी पाइपलाइंस में भी जो ना लीकेज हो जाता है, तो अब वो पाइपलाइंस कैसी होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। तो अब ज़मीन के नीचे पाइपलाइन फूट गई है, उसमें कुछ हो गया है, हमें क्या पता चल रहा है, नगर निगम वालों को भी क्या ही पता चलेगा। तो लीकेज हो रहा है ना, अंडरग्राउंड जो भी धूल मिट्टी है वो उस पानी में जाकर के घुस रही है, और धूल मिट्टी वाला पानी जो है आपके घर तक आ गया, टंकी में चला गया। अब धूल मिट्टी थोड़ी सी भारी होती है तो वो नीचे जाकर के बैठ जाती है और पानी ऊपर ऊपर रहता है। तो एकदम से हमको जब जो हमारे घर में पानी आता है, जो हमारे नलों में पानी आता है ना, उसमें हमको मिट्टी वगैरह मतलब ऑब्जर्व हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी धूल मिट्टी थी ना वो टंकी में नीचे सेटल हो चुकी रहती है, ऊपर ऊपर पानी रहता है, तो वो पानी हम यूज़ कर लेते हैं। तो टाइम टू टाइम एटलीस्ट महीने में 3 महीने में एक बार तो जो भी ओवरहेड टैंक वगैरह होता है ना, उसकी सफाई कंपलसरी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो हमें करवाना चाहिए। द वाटर सप्लाई पाइप शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सीवेज पाइप। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक सेशन में कि हमारे घर से क्या हुआ, सीवेज निकला। ये क्या है, हमारा घर है भाई, ये क्या है, हमारा घर है। घर से जो है ना सीवेज का पाइप निकला, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीवर्स बोलते हैं ना। ये क्या है, सीवर है, यानी कि इससे सीवेज का पानी फ्लो करता है, इसमें सीवेज जो है बेसिकली फ्लो करता है। तो ये जो सीवर है ये हमारे घर से निकला जो कि सीवेज कैरी करता है। और ये क्या है, ये वो वाला पाइप है जिससे नगर निगम का पानी आता है। ये वो वाला पाइप है जिससे नगर निगम का पानी आता है, कहाँ, आपके घर तक, है ना। ये अब का क्या होता है, कभी कभी दोनों ही पाइप्स में कुछ कुछ चीज़ें टूट फूट जाती हैं, और ये सब कुछ अंडरग्राउंड होता है ना। ये आपका घर है और ये कहाँ चल रहा है, ये सब आपके घर के नीचे, यानी कि ज़मीन के नीचे चल रहा है। ये सीवर है, सीवेज कैरी करेगा। ये वो वाला पाइप है जिससे कि नगर निगम का पानी आपके घर तक आ रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ज़मीन के नीचे सीवर में और ये जो मेन वाटर पाइप होता है इसमें ना कुछ कुछ छेद वगैरह हो जाते हैं। अब ज़मीन के नीचे क्या चल रहा है किसको क्या पता,
है ना। तो क्या होता है, सीवेज निकल जाता है थोड़ा सा बाहर, और निकल करके, क्योंकि इसमें भी ये जो नगर निगम का जो पाइप है इसमें भी कुछ छेद वगैरह हो गया है, तो यहाँ से सीवेज निकला, इस सीवर से सीवेज निकला और इस वाले पाइप में जा कर के मिक्स हो गया। तो इस वाले पाइप में आप बोल सकते हो कि नगर निगम का पानी आ रहा है ताज़ा ताज़ा, और इसी ताज़े पानी में सीवेज आकर के मिक्स हो गया, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत सीवेज आकर के मिक्स हो जाता है। तो हमारे घर में जो पानी आता है हमें लगता है कि अरे वाह क्या मस्त प्योर है, नगर निगम का पानी है, लेकिन ज़मीन के नीचे इस नगर निगम के पानी में सीवेज थोड़ा सा आकर के मिक्स हो गया है। तो जाहिर सी बात है ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ना। ऐसे पानी को अगर आप पियोगे तो बीमार तो पड़ोगे ही, पूरा घर बीमार पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल आप ही पानी यूज़ करते हो, अरे पूरा घर पानी पीता है ना, तो पूरा घर एक साथ बीमार पड़ सकता है। तो इसीलिए अब भाई हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमको पता है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, तो जहाँ गड़बड़ हो सकती है उस चीज़ को पकड़ो, जाकर के जो है ना ये चेक करो कि नहीं अंडरग्राउंड, भले ही पाइप्स कैसे हो अंडरग्राउंड हो, लेकिन उन अंडरग्राउंड पाइप्स में भी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्या, द वाटर सप्लाई पाइप्स शुड नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सीवेज पाइप। वाटर सप्लाई पाइप जो होते हैं ये वाले नगर निगम वाले, इनका कॉन्टेक्ट सीवेज पाइप से नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, मेल मिलाप हो जाएगा और पानी गंदा हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो चाहे ज़मीन के नीचे हो पाइप, चाहे ऊपर हो, पाइपलाइंस को सेपरेटेड ही रखना पड़ेगा, तभी जाकर के पानी क्या रहेगा, साफ रहेगा, हमारे रेसिडेंट्स को क्लीन वाटर सप्लाई मिलेगी। तो ये वो वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपने बता दिया कि भाई हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्या है, मेंबर हैं, और हम कैसे जो है ना अपने रेसिडेंट्स को साफ पानी की सप्लाई पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर। आपको बताना है कि प्योर और पोल्यूटेड एयर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो ऐसा है कि ये मत बोलना कि एयर मतलब हमारे लिए हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है ना। ऑब्वियस ये बात है, जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन ही तो इनहेल करते हैं ना, हम ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। तो हमारी सराउंडिंग एयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारी जो सराउंडिंग एयर है ये क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन तो हमारी सराउंडिंग एयर में 78% तक होती है। ऑक्सीजन 20.9 या आप उसको राउंड ऑफ करके 21% ले सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे लिए सिर्फ ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो इस सराउंडिंग एयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रहेगी, बाकी कोई दूसरी गैस होगी नहीं, ऐसा नहीं है, होती हैं गैसेस। लेकिन जब गैसेस अपने फिक्स्ड प्रपोर्शन में होना, जिस प्रपोर्शन में उनको होना चाहिए, अगर उसी प्रपोर्शन में हो, उसी परसेंटेज में हो, तो फिर वो हवा हमारे लिए पोल्यूटेड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है कि हमारे लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके दिमाग में आएगा कि मैम सराउंडिंग एयर में 78% नाइट्रोजन होने की क्या ज़रूरत है। सराउंडिंग एयर में 78% नाइट्रोजन गैस क्यों होती है, मैं बताती हूँ आपको। हम सबको पता है कि हमारे लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर प्रोटीन नहीं अच्छे से खाओगे तो जो हमारी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, बाल झड़ेंगे, थकावट होगी, है ना, हमेशा लेजी फील करेंगे, कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करने में मन नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर के हम सबको पता है कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या आपको पता है कि प्रोटीन किसका बनता है? ये प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड्स का, और ये अमीनो एसिड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। अब ये बताओ, क्या आप अपनी बॉडी में प्रोटीन मतलब खुद बना सकते हो क्या आप अपनी बॉडी में प्रोटीन खुद बना सकते हो? नहीं, खुद नहीं बना सकते। हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? अरे दालें खाते हो कि नहीं खाते हो? दालों में क्या होता है, पल्सेस में क्या होता है, ढेर सारा भर भर के प्रोटीन होता है। उसके अलावा अगर अंडा खाया, अगर आपने नॉनवेज खाया, तो उसमें भी क्या होता है, भर भर के प्रोटीन होता है। तो कुल मिलाकर के भाई हम प्लांट्स की तरह जो है ना अपना खाना खुद नहीं बना सकते कि आज हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत है तो हमने क्या करा, अपनी बॉडी में रह करके प्रोटीन बना लिया। आज हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है तो हमने क्या करा, अंदर रह करके कार्ब्स बना लिए। ऐसा होता है क्या? नहीं, हमको सब कुछ बाहर से लेना पड़ता है। हमको बाहर से जो हम खाना खाते हैं ना, इसलिए तो बोलते हैं कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कि उसमें कार्ब्स भी हो, उसमें प्रोटीन्स भी हो, उसमें फैट्स भी हो, उसमें विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, फाइबर्स भी हो, सब कुछ हो।
क्योंकि हम सबको ये सारी चीज़ें जो फूड कंपोनेंट्स है ना, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको हमको बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर लेना पड़ता है, तब जा करके ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। तो सपोज हमने बोला कि हमको प्रोटीन चाहिए, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, ये प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हम में तो बन नहीं सकता। हम क्या करेंगे, प्लांट्स का मुंह देखेंगे। भाई हमारी जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए हम पौधों को, क्रॉप प्लांट्स को ही देखते हैं। तो हमने देखा पौधों को कि भाई हमको चाहिए प्रोटीन, पौधे जो है ना कुछ अपना प्रोडक्ट दे दें तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो जाए। यानी कि हमारी बॉडी में तो प्रोटीन बनने से रहा, इसका मतलब क्या, जो बनेगा प्लांट में बनेगा। तो प्लांट में प्रोटीन बनेगा, मतलब प्लांट प्रोटीन बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो कुल मिलाकर के नाइट्रोजन एलिमेंट चाहिए होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आइए बात समझ में, नाइट्रोजन एलिमेंट चाहिए होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि प्लांट ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे। तो आपने बोला कि मैम सुनो ना, जैसे कि हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन, तो हम क्या करते हैं, ऐसे जोर से सांस लेते हैं तो सराउंडिंग एयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर चली जाती है। प्लांट्स को बनाना है, भाई देखो एनिमल मतलब जो हम हैं, हमें तो प्रोटीन चाहिए, इसके लिए हम प्लांट्स को यूज करेंगे, लेकिन प्लांट को भी तो अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए है ना। ऐसा नहीं है कि प्लांट जो है ना सिर्फ हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्लांट जो है प्रोटीन बनाते, नहीं, उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर के प्लांट भी क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। आई बात समझ में। तो आप बोलोगे कि मैम जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती तो हम जोर से सांस लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स क्या कर सकते हैं, प्लांट्स भी जोर से सांस लेंगे तो सराउंडिंग एयर में जो नाइट्रोजन है वो उनके अंदर चली जाएगी। भाई लॉजिक समझे कि नहीं समझे, कि क्यों जो है ना 78% नाइट्रोजन होती है हमारे सराउंडिंग एयर में, क्योंकि यही नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, इसी नाइट्रोजन को यूज किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। कौन यूज करते हैं, तो प्लांट्स यूज करते हैं। जब आप 9th में जाओगे तो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन समझोगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन अरे 8th में ही तो पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने 8th में तो पढ़ा है, तो आपको वहां पे पता होगा कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और फिर यही प्रोटीन एनिमल्स खा जाते हैं प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट से, तो एनिमल की बॉडी में भी क्या आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रोटीन चाहिए है भाई, हर एक चीज को प्रोटीन चाहिए, इसीलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इतनी सारी होगी तब ना जाकर के प्लांट्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवा करके प्रोटीन बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारी सराउंडिंग एयर में सिर्फ एक गैस नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, और हर एक गैस का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है कि हम इस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 78% रहेगी, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 21% रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहेगी। लेकिन हो क्या रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी गैसेज हैं उनका जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनके कारण क्या हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है। भाई सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है एयर में, लेकिन फिर भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये एसिडिक गैसेस हवा में जाकर के मिक्स हो रही हैं। एयर में ऑलरेडी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो अब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या कर रही है, सराउंडिंग एयर में जाकर के मिक्स हो रही है। तो इसमें नुकसान किसका है, अरे हमारा ही तो हो रहा है। एयर क्यों, क्योंकि एयर जो है वो खराब हो रही है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि डिफरेंस बताओ प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर में। तो प्योर एयर में होती है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% वॉट कार्बन डाइऑक्साइड। अदर गैसेस जैसे कि आर्गन, मीथेन, नियॉन, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन द स्मॉल क्वांटिटीज when this air is contaminated by unwanted substances which have harmful effect on both living and non-living things like nitrogen oxide, sulfur oxide, carbon monoxide etc. it is said to be polluted. तो ऑलरेडी हमारी सराउंडिंग एयर में इतना कुछ होता है, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर्स, आर्गन, मीथेन, ये सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण अब हार्मफुल गैसेस आकर के ऐड हो रही हैं एयर में, कौन सी, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनके आने के कारण क्या जाता है, एयर खराब हो जाती है, एयर पोल्यूटेड हो जाती है।
आई बात समझ में? तो प्योर एयर और पोल्यूटेड एयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि ये 6th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एसिड रेन, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट अस। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके कारण एसिड रेन हो जाती है और एसिड रेन का क्या असर पड़ रहा है हम पर, ये पूछा गया है। तो देखो ऐसा है कि प्रीवियस सेशंस में एसिड रेन को मैं एकदम डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ कि एसिड रेन क्या होती है, क्यों हो जाती है ना। अगर हम एसिड रेन का जो कंसेप्ट है उसका एक क्विक रिवीजन देखें तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। ये क्या है, अर्थ का सरफेस है ना। सरफेस पे क्या होगा, अरे भाई पानी भी होता है और लैंड पोर्शन भी होता है। अर्थ के सरफेस पर आपको पानी भी मिलेगा और लैंड पोर्शन भी मिलेगा। अब क्या हुआ, अब आप बोल सकते हो कि पहली बात तो ये क्या है, ये है सन। सन की रेडिएशंस आई, सन की क्या हुआ, रेडिएशंस आई, सन की रेडिएशंस आई और ये रेडिएशंस कहाँ पड़ी, अर्थ के सरफेस पे पड़ी। अरे भाई आपके पास कोई एक प्लास्टिक का बॉक्स हो, उस प्लास्टिक के बॉक्स को आप जो है धूप में ले जा करके रख दो, आधे घंटे बाद आकर के देखोगे तो वो प्लास्टिक का जो बॉक्स है ना उसको छू करके देखना, वो गर्म हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अर्थ के सरफेस पे भी क्या होता है, सन रेडिएशंस आती हैं और इन रेडिएशंस के कारण जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना। सन की रेडिएशंस आई और ये रेडिएशंस कहाँ गिरी, अर्थ के सरफेस पर गिरी। तो सरफेस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सरफेस पे होता क्या है, पानी होता है और लैंड पोर्शन होता है, यानी कि पानी भी गर्म हो जाएगा और लैंड पोर्शन भी गर्म हो जाएगा। यानी कि पूरा जो अर्थ का सरफेस है ना भाई, वो वाला अर्थ का सरफेस जहाँ पर सूरज की रेडिएशंस आकर के गिर रही हैं, वो वाला पोर्शन अर्थ के सरफेस का गर्म हो जाएगा। ठीक है, सरफेस गर्म हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि सरफेस के ऊपर जो हवा है, सरफेस के ऊपर जो एयर है, सरफेस के ऊपर जो एयर है, ये वाली एयर, ये भी गर्म हो जाती है। सरफेस तो गर्म हुआ सो हुआ, सरफेस के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो गई। तो ये क्या बन गई बेसिकली, ये बन गई हॉट एयर। तो अब ये जो हॉट एयर है ना, ये पता है क्या करेगी, ये उठेगी ऊपर। ये जो हॉट एयर है ये उठेगी ऊपर। जैसे कि होता है ना कि हम बैठे हुए हैं, हम चुपचाप बैठे हुए थे, अचानक से हमको गुस्सा आया, तो गुस्सा आने के बाद हम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पर। ऐसे यहाँ पर हुआ है कि सरफेस गर्म हुआ, सरफेस के ऊपर क्या थी, हवा थी, सरफेस गर्म हो गया तो हवा भी गर्म हो गई, क्या बन गई, ये हॉट एयर बन गई। अब ये जो हॉट एयर है ये क्या करेगी, हॉट एयर ऊपर जाएगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। कोशिश क्या करेगी, उठी जाएगी। तो ये जो हॉट एयर है या बोल सकते हो कि ऊपर जाएगी। हॉट एयर देखो कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है ना, गर्म हवा थी, हॉट एयर थी, तो वो ऊपर जा रही है। अब आप बोल सकते हो कि नई बात यह है या अच्छी बात यह है कि जब ये गर्म हवा ऊपर जाती, जब ये हॉट एयर ऊपर जाती, तो खुद तो ऊपर जाती है। जो वाटर वेपर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन वाटर वेपर्स को भी ये ऊपर लेकर के चली जाती है। आई बात समझ में? हमारे सराउंडिंग जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं। हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर्स हैं। तो जब ये गर्म हवा ऊपर जाती है ना, तो अपने साथ साथ इन वाटर वेपर्स को भी ऊपर ले जाती है। तो ये वाटर वेपर्स भी कहाँ चली जाती हैं, ऊपर, मतलब कि स्पेस में नहीं रहती, तो एटमॉस्फेयर में ही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में हाइट पे चली जाती हैं। ये वाटर वेपर्स कहाँ है, एटमॉस्फेयर में है। गर्म हवा ऊपर उठेगी तो खुद तो ऊपर जाएगी, वाटर वेपर्स को भी ऊपर लेकर के जाएगी। कितना ऊपर, तो एटमॉस्फेयर में ही आप बोल सकते हो कि ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ही ऊपर की तरफ। अब जब ये वाटर वेपर्स ऊपर चली जाएंगी तो इनको वहां जाकर के रियलाइज होगा कि यार यहाँ ऊपर के माले पे तो टेम्परेचर बहुत ही कम है। ऊपर के माले पर जब हॉट एयर ऊपर गई तो वाटर वेपर्स भी ऊपर चली गई। तो जब वाटर वेपर्स ऊपर गई तो ऊपर जाकर के उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ही कम है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो पानी, मतलब जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस हो जाएंगी। वाटर वेपर्स कंडेंस तो हो जाएंगी और क्या बना लेंगी भाई, अरे भाई बादल बना लेंगी। वो जो बारिश के जो काले काले बादल नजर आते हैं ना, वो कैसे बनते हैं बादल, ऐसे ही बनते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होती हैं
उन वाटर वेपर्स को गर्म हवा क्या करती है, ऊपर लेके चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और ऊपर जाकर के जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं पानी में, और पानी मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स में बेसिकली जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर जाकर के कंडेंस होती हैं, कंडेंस होकर के वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, और इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स का क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। अब जाहिर सी बात है इस बादल में क्या है, इस क्लाउड में क्या है, बहुत सारा पानी है। अब कभी ना कभी तो ये पानी नीचे गिरेगा ना, तो एग्जैक्टली यही होता है। अब क्या होने वाला है, ये बारिश का पानी, मतलब बारिश जो है ना वो बेसिकली होने वाली है। बादल में ये जो पानी भरा हुआ है, बादलों में, क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना जो भरी हुई है उसमें, अब वो नीचे आएंगी, तो बेसिकली बादल से क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है। तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको पता है। अरे बारिश का जो बादल होता है उसमें से पानी नीचे गिरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। इसमें नई बात क्या है, नई बात अब आएगी कि जब ये बारिश का पानी इससे पहले कि अर्थ के सरफेस पे गिरे, ये बारिश का पानी इससे पहले कि अर्थ के सरफेस पर गिरे, क्या होता है, इसमें इस बारिश के पानी में हार्मफुल गैसेस आकर के डिसॉल्व हो जाती हैं। मुद्दा समझ में आया कि अर्थ के सरफेस पर सन की रेडिएशंस पड़ी थी, सरफेस गर्म हो गया, सरफेस के ऊपर जो हवा थी वो भी गर्म हो गई, हॉट एयर ऊपर चली गई, खुद तो ऊपर गई, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स थी उनको भी ऊपर लेकर के चली गई। वाटर वेपर्स अब आप बोल सकते हो कि एटमॉस्फेयर में और ऊपर जा चुकी हैं, ऊपर जाकर के वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स में। इन ड्रॉपलेट्स ने क्या करा, एक क्लाउड बना दिया। अब इस क्लाउड से क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे, यानी कि बारिश होगी। इससे पहले कि ये बारिश अर्थ के सरफेस पर टकराए, अर्थ के सरफेस पर गिरे, इससे पहले क्या होता है, इस बारिश के पानी में हार्मफुल गैसेस आकर के डिसॉल्व हो जाती हैं। इस बारिश के पानी में, यहाँ पे लिख देते हैं, इस रेन वाटर में, या रेन वाटर आप बोल सकते हो, इस रेन वाटर में क्या होता है, हार्मफुल गैसेस आकर के डिसॉल्व हो जाती हैं। कौन सी हार्मफुल गैसेस, अरे तो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जो धुआं निकलता है ना, उसी धुएं में क्या होती है, हार्मफुल गैसेस। कौन कौन सी, तो आप बोल सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ क्यों, क्योंकि 9th में जाओगे ना तो 9th में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से हार्मफुल गैसेस, एसिडिक गैसेस, टू बी मोर स्पेसिफिक लिख देना, टीचर खुश हो जाएगी कि ये गैसेस कौन सी होती हैं, दीज आर एसिडिक गैसेस। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से एसिडिक गैसेस रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सभी की सभी क्या होंगी, अरे भाई ये सभी की सभी कहाँ है, एयर में है ना। अरे भाई जो भी एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो भी धुआं निकल रहा है वो कहाँ है, एयर में ही तो जाकर के मिक्स होता है ना। तो ये सभी की सभी हार्मफुल एसिडिक गैसेस कहाँ होती हैं, एयर में ही होती हैं। और एयर से ही क्या हो रहा है, बारिश का पानी नीचे आने वाला है अर्थ के सरफेस पर। तो इससे पहले कि बारिश का पानी अर्थ के सरफेस पे टकराए, बारिश का जो पानी है इसमें ये सभी एसिडिक गैसेस जाकर के मिल जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब मिलती है बारिश के पानी से तो क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पानी से मिलती है बारिश के पानी से तो क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बारिश के पानी से मिलती है तो क्या बना लेती है नाइट्रिक एसिड। आई बात समझ में, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी से मिलेगी तो क्या बना लेगी, एसिड। कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड। जब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी से मिलेगी तो क्या बना लेगी, कार्बोनिक एसिड। तो कुल मिलाकर के बारिश के पानी में ये एसिड्स डिसॉल्व्ड हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो जाहिर सी बात है जो बारिश का पानी होगा अब वो एसिड कहलाएगा ना, मतलब एसिडिक कहलाएगा ना। क्यों, क्योंकि उसमें एसिड्स डिसॉल्व्ड हैं। और एग्जैक्टली यही होता है। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि इसी को हम बोलते हैं क्या, एसिडिक रेन या एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर देना, हम ऑक्साइड बोल, क्योंकि बहुत सारे, देखो नाइट्रोजन के ना बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, N2O, NO2, कुछ इस तरीके से, NO3, नाइट्रेट वगैरह, है ना। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेज होती हैं, एसिडिक गैसेज होती हैं। बेसिकली ये पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करती हैं। भाई हार्मफुल गैसेज जो एयर में प्रेजेंट होती हैं उनको हम पॉल्यूटेंट्स ही तो बोलते हैं ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब की सब क्या हैं, pollutants हैं which react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid. These
acids come down with the rain and making the rain acidic. This is called what? Acidic rain या acid rain. ठीक है ना? तो क्विक रिविजन हमने कर लिया एसिड रेन का. अब क्या हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ रहा है एसिड रेन का हम पे, वो देखते हैं. इट इंक्रीजेज द कोरोजन ऑफ मेटल्स. ऑब्वियस सी बात है, एसिड के साथ में हमारे जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. तो जैसे कि हमने घर के बाहर लोहे का गेट लगा करके रखा हुआ है ना. अब जब नया नया गेट होता है तो पेंट वगैरह उसमें लगा रहता है, लेकिन अब क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेंट थोड़ा सा निकल गया तो लोहा जो है बाहर निकल के आ गया. अब एसिड रेन हो गई, तो एसिड रेन में जो एसिड है उसके साथ में गेट का जो लोहा है वो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, और जो गेट है उसका जो लोहा है अब वो कोरोड होने लग जाएगा. तो कुल मिलाकर के अब देखो ना, घर से बाहर निकलते हो तो आपको मेटल ही मेटल दिखता है. घर में भी मेटल दिखता है, लेकिन घर के बाहर तो जो भी आपकी गाड़ियां हैं, है ना, आपकी जो भी गाड़ियां हैं उसमें भी क्या होता है, लोहा लगा होता है, मेटल लगा होता है. अब गाड़ियों पर अगर एसिड रेन पड़ेगी तो गाड़ी का जो मेटल है वो खराब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. इट डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड बेसिकली जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो हमारे स्कल्पचर्स हैं, जो हमारे स्टैचूज हैं, उन सबको भी खराब करते हैं. जैसे कि हमने ताजमहल का किस्सा पढ़ा था कि ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है, लेकिन अब वो जो ताजमहल है उसका जो वाइट मार्बल है ना, अब वो पीला होता जा रहा है. यानी कि अब जो ताजमहल है ना वो वाइट की जगह पे येलो नजर आता है. क्यों? क्योंकि उसका मार्बल करोड़ हो रहा है. क्यों करोड़ हो रहा है? क्योंकि जब एसिड रेन, क्योंकि आगरा में वो है ताजमहल है, और वहीं पे ताजमहल के पीछे ही क्या है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी है. तो वहाँ से खूब रिफाइनरी से खूब एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें खूब हार्मफुल गैसेस होती हैं. तो कुल मिलाकर के आगरा और ताजमहल के आसपास बहुत एयर पोल्यूशन है, और जितना एयर पोल्यूशन होगा एसिड रेन उतनी ही ज़्यादा होगी. तो कुल मिलाकर के यही एसिड रेन ताजमहल के मार्बल पर पड़ती है, और मार्बल में आप बोल सकते हो कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ में एसिड रेन का जो एसिड है वो रिएक्ट करता है. तो धीरे 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 क्या हो रहा है, मार्बल खराब हो रहा है ताजमहल का. तो इसलिए ताजमहल अब वाइट की जगह पे पीला नजर आता है. तो हमारे जितने भी स्टैचूज हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन सब का जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, पत्थर वगैरह सड़ रहे हैं. इट रिमूव्स द बेसिक न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम वगैरह वो सब एसिड रेन क्या करता है, निकाल देता है. अब जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे तो फिर, मतलब बेसिक न्यूट्रिएंट्स, तो फिर मिट्टी खराब हो जाएगी, और ऐसी खराब मिट्टी में क्या कोई पौधा उग पाएगा? नहीं उग पाएगा. ऑब्वियस सी बात है. इट कॉजेज डायरेक्ट डैमेज टू द प्लांट्स एंड द क्रॉप्स. डायरेक्ट डैमेज मतलब मिट्टी से कैल्शियम निकालना या मेजर न्यूट्रिएंट्स निकालना वो अलग बात है. इसके अलावा क्रॉप्स और प्लांट्स को डायरेक्ट डैमेज भी एसिड रेन क्या करती है, कॉज करती है. क्यों? ऑब्वियस सी बात है ना, एसिड वाला पानी अगर पेड़ों की पत्तियों पे गिर जाएगा तो वो जल नहीं जाएंगी क्या? वही तो होता है. इट कॉजेज स्किन इरप्शंस इन ह्यूमन बींग्स. ऑब्वियस सी बात है. अरे भाई एसिड रेन कहते हैं ना कि जो पहली बारिश होती है, मतलब अभी प्रॉपरली मॉनसून आया नहीं, जो प्री मॉनसून शावरिंग होती है, तो जो पहली बारिश होती है उसके लिए मना किया जाता है कि पहली बारिश में बिल्कुल नहीं भीगना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन ही होती है ना. तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऐसी एसिड रेन में हमने सोचा कि चलो बढ़िया बारिश हो रही, चलो जाके नहाते हैं, तो वो एसिड वाला पानी हमारे स्किन पे पड़ेगा तो स्किन डैमेज होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी. तो इसलिए जब प्रॉपरली मॉनसून आ जाता है ना, मॉनसून वाले बादल बन जाते हैं, मॉनसून सिस्टम बन जाते हैं, तो उस समय जो बारिश होती है वो एसिड रेन नहीं होती. लेकिन जो मौसम बरसात होती है ना, वो एसिड रेन ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है ना. तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो कि एसिड रेन के पड़ रहे हैं, मतलब एसिड रेन के हो रहे हैं हम पर. खैर आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन. डेफिनेटली आपको जवाब होना चाहिए मैम नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना. मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है. डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स. ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? देखो ऐसा है, ग्रीन हाउस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि सन से जो भी, जैसे कि अभी अभी हमने एसिड रेन का कंसेप्ट देखा था, तो हमने वहाँ पे क्या सीखा था कि सन की सन रेडिएशंस आती हैं, अर्थ की सरफेस पे टकराती हैं, जिसके कारण जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है ना. अब क्या हुआ कि सन की रेडिएशंस आई, अर्थ के सरफेस पे टकराई, सरफेस क्या हो गया अर्थ का, वो आप बोल सकते हो कि गर्म हो गया. अब टकराने के बाद जो सन की रेडिएशंस होती है ना, मतलब जैसे ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे क्या हुआ, सन था, ये अर्थ का सरफेस है, ये सन है, सन की रेडिएशंस आई,
सन की रेडिएशंस आई और ये रेडिएशंस आप बोल सकते हो कि अर्थ के सरफेस पर टकरा गई। अरे ये अर्थ का सरफेस है, ये सन है, रेडिएशंस आई अर्थ की सरफेस पर टकराई। टकराने के बाद जितनी गर्मी चाहिए होगी अर्थ के सरफेस को, उतनी रेडिएशंस अर्थ का सरफेस जो ना अब्जॉर्ब कर लेगा। जो बची हुई रेडिएशंस होती हैं वो बेसिकली पता है क्या करती हैं, टकराने के बाद वापस लौटने की तैयारी करती है। जैसे कि अपन वो खेलते हैं ना, अरे अपन कुछ खेलते हैं ना जिसमें कि अपन छू करके भागते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि सन की रेडिएशंस आई, सरफेस को छुई और छूने के बाद जो रेडिएशंस हैं वो वापस जाने की तैयारी करने लगती है, यानी कि छू कर भागने की कोशिश करती हैं। तो सन की रेडिएशंस जब आई अर्थ की सरफेस पर टकराई तो सरफेस को जितनी रेडिएशंस चाहिए थी उतनी रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो गई, है ना। और जो बची हुई रेडिएशंस थी अब वो क्या कर रही हैं, टकरा करके वापस लौट रही हैं। लेकिन क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे अर्थ का क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि भाई जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो एयर है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कितनी है, 0.03% है। तो डेफिनेटली आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मैम जब कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं होती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में नेचुरली प्रेजेंट क्यों होती है, क्यों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है सराउंडिंग एयर में, ये डेफिनेटली आपके दिमाग में सवाल आया होगा। तो इसका जवाब ये है कि क्योंकि हमारे सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये जो रेडिएटेड मतलब ये जो रेडिएशंस, सन की रेडिएशंस अर्थ के सरफेस से टकराने के बाद बाहर जा रही है ना, उनको बाहर नहीं जाने देती। मतलब ऐसा नहीं है कि सन की सारी रेडिएशंस आ गई, सरफेस पे टकरा गई, टकराने के बाद जो है ना ऊपर जा रही है वापस, तो एक भी रेडिएशन को वापस स्पेस में, मतलब ये वापस कहाँ जा रही है, जो रेडिएशंस हैं वो स्पेस से ही आई थी। अरे सन का स्पेस में है ना, तो जो रेडिएशंस हैं वो स्पेस से ही आई थी और सरफेस पे आकर के टकरा गई थी अर्थ के। अब अगर ये जो वापस लौट रही है तो ये वापस कहाँ लौट रही हैं, ये वापस आप बोल सकते हो कि स्पेस में ही लौट रही हैं, जहाँ से आई थी वहीं ये वापस लौट रही हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता है क्या करती है, इन रेडिएशंस को ना बाहर नहीं जाने देती है, इन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देती है। यानी कि जो रेडिएशंस है ना ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती हैं, जिसके कारण भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपने जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप एक प्लास्टिक का बॉक्स रख दोगे धूप में तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के बॉक्स ने सन की जो रेडिएशंस हैं उनकी जो हीट है वो अब्जॉर्ब कर ली। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि सन की रेडिएशंस आई, सरफेस पे टकराई, सरफेस हो गया गर्म, जितना गर्म होना चाहिए था उतना हो गया, है ना। फिर इसके बाद में ये रेडिएशंस वापस टकराने के बाद में स्पेस में लौट रही थी। तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को वापस नहीं जाने देती है, यानी कि जो रेडिएशंस है ना वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती हैं। अब अगर एटमॉस्फेयर में रेडिएशंस ट्रैप हो रही है, इसका मतलब क्या कि एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, और एग्जैक्टली यही होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? अरे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, अगर एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता तो हम इस प्लैनेट अर्थ पर नहीं रह सकते थे। देखो नेचुरली जो चीज़ें होती है ना, जो नेचर हमें करके देता है, तो वो हमारे सर्वाइवल को ईजी बनाने के लिए ही देता है। आ रही है बात समझ में? तो कुल मिलाकर के जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन सन की रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देगी। कार्बन डाइऑक्साइड इन रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप कर लेगी, तो जिसके कारण एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर के गर्म होने के कारण हम अर्थ पर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इतना पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, कि अब कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। नेचुरली नेचर में कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड? हवा में 0.03%, लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, पोल्यूशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ओ भाई बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि जो यहाँ पे सोलर रेडिएशंस की जो ट्रैपिंग हो रही है ना वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास इतनी सी बाल्टी है, इतनी सी बाल्टी, तो आप उसमें इतना सा पानी स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास इतनी बड़ी बाल्टी है तो आप इतना सारा पानी उसमें स्टोर कर सकते हो ना। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है
तो कम सोलर रेडिएशन ट्रैप होती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये सही बात है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि रिफ्लेक्शन के बाद में जो हीट रेडिएशंस हैं उनको वो ट्रैप कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सारी रेडिएशंस को नहीं करती। देखो इसलिए यहाँ पे मैंने हाफ में ये ड्रॉ किया है कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी क्या हो रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं। ये जो रेडिएशंस हैं ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस कहाँ जा रही हैं, सन मतलब स्पेस में जा रही हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होगी ना वो इन सभी की सभी रेडिएशंस को ट्रैप नहीं करेंगी। हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बस इन रेडिएशंस को ही क्या करे, ट्रैप करे। कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है एटमॉस्फेयर में वो केवल ये वाली रेडिएशंस को ट्रैप कर ले, तो केवल ये जो रेडिएशंस हैं ये एटमॉस्फेयर में ट्रैप होंगी और इससे एटमॉस्फेयर गर्म होगा। लेकिन अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अब इन सभी रेडिएशंस को ट्रैप कर लेगा। ये इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी रेडिएशंस को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, सारी रेडिएशंस को ट्रैप कर लेगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, और अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और बढ़ गया तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल तो रहे हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ़ के ही तो पहाड़ होते हैं। अब क्योंकि हमारे पूरे ग्लोब का, ये केवल इंडिया की बात नहीं है, पूरे ग्लोब का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, और ग्लेशियर्स का जो पानी है वो समुद्र के पानी में जाकर के मिल रहा है, जिसके कारण समुद्र का जो पानी है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र के आसपास जो भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं वो सब उसमें डूबते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक मेजर समस्या है और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्रीन हाउस का इफेक्ट, है ना। और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे ग्लोब का उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली द ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स वार्मिंग ऑफ द Earth's environment. When the sun's rays falls on Earth, a part of the radiation that falls on the Earth is absorbed by it. जब सन की रेडिएशन अर्थ के सरफेस पर पड़ती है तो उन रेडिएशंस का कुछ हिस्सा अर्थ की सरफेस पर अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द स्पेस। मतलब जो रेडिएशंस आई, जितनी अब्जॉर्ब होनी चाहिए थी अर्थ की सरफेस पर उतनी हो गई, जो एक्स्ट्रा थी वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, दोबारा स्पेस में जाती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं ये ट्रैप कर लेती हैं इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को एंड डू नॉट अलाउ हीट टू लीव। दिस हेल्प्स इन कीपिंग आवर प्लैनेट वार्म एंड दस हेल्प्स इन द सर्वाइवल। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक स्टेप और आगे जा कर के ग्लोबल वार्मिंग भी आपको समझा दिया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बोला जा रहा है तो आप बस इतना ही लिखोगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना। गैसेस क्या करती हैं, हीट सन रेडिएशंस को क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, उनको स्पेस में नहीं जाने देती, तो हीट वहीं की वहीं जाती है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमारा जो प्लैनेट है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसमें कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर अ ब्रीफ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग, यू हैव टू डिलीवर द स्पीच इन योर क्लास। तो आपको एक छोटी सी स्पीच रेडी करनी है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको समझाई दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, पूरे ग्लोब को की गर्मी हो रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, पूरा जो ग्लोब है अपना, जो पूरी अर्थ है अपनी, वो गर्म हो रही है, वो वार्म हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अब बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जा रही हैं एयर पॉल्यूशन के कारण, जिसके कारण ट्रैपिंग सन रेडिएशंस की ज़्यादा हो रही हैं, तो पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इसी को हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, as we all know that the continuous increase in the temperature of earth is called global warming। जो continuous increase हो रहा है टेम्परेचर में अर्थ का, उसी को हम बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is basically caused by pollution of air, excessive heat which is trapped by the greenhouse gases. Global warming is a threat to life as it causes a lot of health problems. We may have to face direct consequences due to global warming. That's all friends. Thank you for the attention. Have a good day. तो basically आपको यहाँ पर एक brief
स्पीच देनी थी, छोटी सी स्पीच देनी थी, कथा नहीं सुनानी है पूरी कि ग्लोबल वार्मिंग में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। बस आपने शॉर्ट में बता देना है कि ग्लोबल वार्मिंग में आप बोल सकते हो कि पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ गया है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है जिसके कारण पूरे ग्लोब का जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो पूरा ग्लोब है वो गर्म हो रहा है और इसके कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, है ना। पूरा आप बोल सकते हो कि पूरा जो एनवायरनमेंट है ना वो बैलेंस उसका पूरा चला जा चुका है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर एक छोटी सी स्पीच दे दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ताजमहल की जो ब्यूटी है ना, अब उस पर खतरा आ रहा है, खतरा ऑलरेडी आ चुका है और उसका इम्पैक्ट भी दिखने लग गया है कि अब जो ताजमहल है ना वो वाइट से येलो दिखता है। क्या ऐसी चीज़ है जो कि ताजमहल की ब्यूटी को डैमेज कर रही है, अब हम वो देखते हैं। ताजमहल हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न ड्यू टू द pollutants in air that are discoloring in its white marble। तो अब ताजमहल एक मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है क्योंकि एयर में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनके कारण जो वाइट मार्बल है ताजमहल का, अब वो उसका डिस्कलरेशन हो रहा है, अब वो येलो बनता जा रहा है। एसिड रेन्स ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन हैज स्टार्टेड कोरोडिंग द मार्बल। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर यानी कि SPM such as soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble, thus making Taj Mahal losing its beauty। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो SPM निकलता है ना, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, जिसको कि हम सूट बोलते हैं, इस सूट के कारण जो पूरा ताजमहल है ना उसका जो वाइट मार्बल है वो पीला नज़र आता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये थ्रेट है क्या, ताजमहल की ब्यूटी के ऊपर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार हमने फिर से क्या करा है, शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why does the increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स जो किसान हैं वो खेत में डालते हैं और यही फर्टिलाइजर्स बारिश के पानी में डिज़ोल्व होकर के कहाँ जाते हैं, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स बारिश के पानी में डिज़ोल्व होकर के नदी के पानी में या तालाब के पानी में आ जाते हैं। अब फर्टिलाइजर्स तो फर्टिलाइजर्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स स्पेशली अलगी, वो फर्टिलाइजर्स को अब्जॉर्ब करके बहुत बढ़िया ग्रोथ करने लगता है। तो पूरे आप बोल सकते हो कि पानी के सरफेस के ऊपर अलगी ही अलगी ग्रो करेगी। अब कभी ना कभी अपनी लाइफ स्पैन को, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद में अलगी मरेगी। अब जब वो अलगी की डेथ होगी तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया उस अलगी की डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो पानी में ही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेंगे और अलगी की बॉडी का डिकम्पोजिशन करेंगे। इससे क्या होगा भाई, जितनी ज़्यादा डेड बॉडी होगी अलगी की डिकम्पोज करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, यानी कि उतनी ही ऑक्सीजन पानी से अब्जॉर्ब करी जाएगी। तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो बेचारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं पानी में रहने वाले, वो क्या करेंगे, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है, अलगी की बॉडी को डिकम्पोज करने के चक्कर में ऑक्सीजन कहाँ लग रही है, पानी की डिकम्पोजिशन में लग रही है। तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो एक्वेटिक एनिमल्स और जो बाकी प्लांट्स हैं उनको खतरा हो जाएगा, उनके सर्वाइवल को खतरा हो जाएगा। So increased level of nutrients in the water affect the survival of aquatic organisms as these act as nutrients for algae to flourish, and once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria, and a huge amount of oxygen in the water body gets used up. This results in a decrease in the oxygen level which may kill aquatic organisms. जाहिर सी बात है, अगर पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, भाई देखो आप पानी में हो, पानी में आपको सांस नहीं लेते बन रही, तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करोगे, पानी से बाहर अपना मुंह निकालोगे और सांस ले लोगे, है ना। जो पानी के ऊपर जो हवा है उससे ऑक्सीजन आप ले लोगे। लेकिन वो एनिमल्स जो कि एक्वेटिक ही होते, जो कि पानी में ही पाए जाते हैं, वो तो पानी के बाहर नहीं आ सकते ना। कभी देखा है कि मछली जो है मुंह निकाल करके बाहर सांस ले रही है, नहीं, वो सांस लेगी, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए होगी वो पानी के अंदर ही क्या करेगी, लेगी, पानी के बाहर नहीं आ सकती। अब अगर पानी में ही ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वो क्या करेंगे, वो मर तो जाएंगे ना। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अपने NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ की।
तो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं और ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 239 पर दी गई है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ ब्रिक क्लिन emitting smoke और started coughing while walking on a busy road। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, बहुत ज़्यादा ही क्या है ट्रैफिक है इस रोड पर और जाहिर सी बात है जो गाड़ियाँ हैं वो कैसी हैं, अभी ऑन ही है, इंजन उनका ऑन है, तो बढ़िया क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, ऐसी ही बिजी ट्रैफिक वाली रोड पर रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, तो इतना धुआं निकलता है कभी कभी कि हम क्या करते हैं, अपने नाक को कवर कर लेते हैं हैंकी से या चुन्नी से या किसी कपड़े से, है ना, क्योंकि धुआं बहुत निकलता है। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसी धुएंधार जगह पे जाओगे तो और सांस लोगे तो पूरा का पूरा जो धुआं होगा ना वो आपके अंदर ही चला जाएगा, तो इरिटेशन तो होगी। ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेसेस गिवन बिलो। आपको अब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपेयर करना है क्या एयर की क्वालिटी को, कहाँ, एट द प्लेसेस गिवन बिलो। अ पार्क एंड अ बिजी रोड, जाहिर सी बात है पार्क में आप बोल सकते हो कि खूब पेड़ पौधे होते हैं, घास होती है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पार्क में जो एयर की क्वालिटी होती है ना वो अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि वैसे भी प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे प्योरीफायर्स होते हैं ना, एयर प्योरीफायर्स होते हैं। प्लांट्स क्या है, ट्रीज क्या है, नेचुरल एयर प्योरीफायर्स हैं कि एयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स उनको ले लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स ट्रीज तो वैसे भी क्या है, एयर प्योरीफायर्स है। तो जाहिर सी बात है पार्क में जो एयर होगी ना वो डेफिनेटली क्या होगी, उसकी क्वालिटी बेटर होगी, किससे, एज कंपेयर टू द एयर जो कि कहाँ होगी, एक बिजी रोड में होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिजी रोड में बहुत गाड़ियाँ होती हैं, धुआंधार क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो ऐसी रोड में वैसे ही पेड़ यहाँ पे आपको दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे, है ना, ऐसी बिजी रोड में। तो जाहिर सी बात है बिजी रोड में, ट्रैफिक वाली रोड में जो एयर होगी वो बहुत ज़्यादा खराब होगी। अ रेसिडेंशियल एरिया एंड अन इंडस्ट्रियल एरिया। अरे भाई रेसिडेंशियल एरिया, आप अपने घर में रह करके क्या कोई फैक्ट्री चलाते हो, क्या आपके घर से जो ना खूब धुआं निकल रहा है? नहीं, तो रेसिडेंशियल एरिया में कोई धुआं नहीं निकलता घरों से। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इंडस्ट्रियल एरिया नाम ही रख दिया क्या, एक ऐसा एरिया जहाँ पे होंगी इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज में क्या होता है, तरह तरह की चीज़ें बनती, तो जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट तो निकलेगा ही। तो इंडस्ट्रियल एरिया की जो हवा होगी वो खराब होगी। अब बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो तीन अलग अलग, मतलब दिन के ही तीन अलग अलग आप बोल सकते हो कि पीरियड में आपको ट्रैफिक, एक बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन का उसमें जो एयर की क्वालिटी है उसको आपको एग्जामिन करना है दिन में अलग अलग समय पर। जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है ना, तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेते हो एकदम 7 या 6 बजे, तो उस समय ट्रैफिक होता नहीं। क्यों? क्योंकि रोड में मतलब इतने सुबह देखो स्कूल भी जो है ना 8 बजे से लगते हैं, ऑफिस भी 9 या 10 बजे से लगते हैं, तो अगर 6 या 7 बजे की अगर हम बात करेंगे तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। दिन के टाइम पे थोड़ा सा ट्रैफिक मॉडरेट लेवल का रहता है, लेकिन शाम के टाइम पे क्या होता है, लोग अपने अपने घरों में लौटते हैं तो ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब विलेज एंड अ टाउन, तो डेफिनेटली विलेज में आप बोल सकते हो कि खेती बाड़ी होती है ना, खेत होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे तो एयर अच्छी रहती है। टाउन में आप बोल सकते हो कि उतनी ग्रीनरी होती नहीं है ना, पेड़ों की कमी होती है, और ऊपर से गाड़ियाँ भी बहुत चलती हैं, इंडस्ट्रीज भी होती हैं, फैक्ट्रीज भी होती हैं, तो एयर में मतलब टाउन जो है, टाउन की जो एयर है वो ज़्यादा ख़राब होती है। तो व्हेन वी विजिट अ पार्क वी फाइंड इट इज़ फुल ऑफ फ्रेश एयर एंड इन अ बिजी रोड वी फाइंड इट इज़ polluted due to fumes, smoke, dust and sound. An industrial area is more gandhi as compared to residential area, as industrial area gets polluted with chemical pollutants, toxic gases etc. Early morning में क्या होता है, pollution आपको कम मिलेगा, but in afternoon थोड़ा सा बढ़ जाता है pollution मॉर्निंग के कंपेरिजन में। और इवनिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग अपने अपने ऑफिस से निकल करके घर पहुँचते हैं, कभी कभी हम शाम के टाइम पे घूमने भी निकलते हैं, शॉपिंग के निकलते हैं, तो शाम के टाइम पर ट्रैफिक बहुत होता है। और जितना ट्रैफिक होगा उतनी गाड़ियाँ होंगी, जितनी गाड़ियाँ होंगी उतना पोल्यूशन होगा। तो सबसे कम पोल्यूशन आपको सुबह मिलेगा, बीच का मिलेगा आफ्टरनून में, और सबसे ज़्यादा मिलेगा कब, इवनिंग में। और टाउन में आप बोल सकते हो कि जो हवा है वो ज़्यादा ख़राब रहेगी एज़ कम्पेयर टू विलेज। चलिए अगली एक्टिविटी जो कि दी गई है पेज नंबर 240 पर। You might have read in the newspapers that respiratory problems among
Children are rising day by day. Conduct a survey of households in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from the respiratory problems. तो ये चीज़ तो मैंने आपको कई बारी बताई है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो सराउंडिंग एयर है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि अब हर किसी को, भाई सीधी सी बात है ना, इतनी गंदी हवा कोई इनहेल करेगा तो भाई हमारे अंदर ऑर्गन्स ही तो हैं और ये ऑर्गन्स बहुत डेलिकेट होते हैं, है ना। तो ऐसी ख़राब हवा जिसमें कि बहुत सारे क्या हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि SPM हो गया, डस्ट वगैरह पार्टिकल्स हो गया, हार्मफुल गैसेस हो गई। तो अगर ऐसे पोल्यूटेंट्स वाली एयर हम इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर भी जो हमारे रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक्ट है उसमें क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम्स वहाँ पे, इश्यूज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये एक्टिविटी आप अपने लेवल पर कर सकते हो कि आपके आस पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, है ना, ये आप अपने स्कूल में भी कर सकते हो कि स्कूल में आपके जो क्लासमेट्स हैं उनसे आप पता कर सकते हो कि भाई अगर आपके क्लास में 100 बच्चे पढ़ते तो 100 में से कितने ऐसे बच्चे जिनको कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कि गंदी हवा, प्रदूषित हवा, दूषित हवा इनहेल करने से कितने बच्चों को दिक्कत आ चुकी है। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पर, आप अपने लेवल पर मतलब कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगली एक्टिविटी पेज नंबर 241 पे दी है। प्रिपेयर अ टेबल यूजिंग pollutants mentioned above. See NCERT textbook at page number 241. You may even add more data to the following table. तो टेबल आपकी ये है, ये क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं, है ना, और यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं और इफेक्ट क्या पड़ रहा है बेसिकली आपको वो देखना होगा। अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, व्हीकल से निकलती है, इंडस्ट्री से निकलती है। इफेक्ट्स क्या होता है, सफोकेशन होती है और ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अरे ग्रीन हाउस गैस है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग तो करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से निकलती है, इंडस्ट्रीज से निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कई बार आपने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में आग जला करके उसको घर के अंदर ले लेते हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं कि भाई अगर खिड़की दरवाजे खुले होंगे तो बाहर की ठंडी हवा घर में अंदर आएगी तो ठंडा हो जाएगा पूरा का पूरा घर, है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि लकड़ी जलाई, कंडा जलाया, कोयला जलाया और उसको घर के अंदर रख लिया, बिस्तर के नीचे रख लिया, कि क्या होगा, बढ़िया धुएं से पूरा घर गर्म हो जाएगा। और घर गर्म ही बना रहे इसके लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ, पूरा परिवार सो गया। अब क्योंकि जिस कमरे में आपने आग जलाई थी उस कमरे में वेंटिलेशन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई और इस कमी के कारण जो भी आप चीज़ जला रहे थे, लकड़ी, कंडा, जो भी, उसका कंबशन तो हुआ लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण कंबशन इनकम्प्लीट हुआ और इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हुई क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड एयर में जाकर के मिक्स हो गई। एयर, आप बोल सकते हो कि इसी एयर को जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, इसी एयर को जो लोग वहाँ पे सो रहे थे कमरे में, उन्होंने क्या करा, इनहेल कर लिया। जानबूझ के नहीं करा, भाई एयर में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन है, हमें क्या पता, दिखती तो है नहीं ना। तो लोग सो रहे थे, बढ़िया रात का समय था, लोग सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने क्या करा, सांस भी ली। तो जब उन्होंने सांस ली तो उनके कमरे में जो एयर थी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, तो उन्होंने क्या करा, सोते सोते कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी बॉडी में गई तो पॉइजनिंग कॉज करी। और कई बार आपने सुना होगा कि ठंड के मौसम के टाइम पे पूरा का पूरा जो परिवार है अगले दिन सबकी डेथ जो है ना हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही वाली बात है, अंदर जो है ना आग जला करके सोए थे, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, वेंटिलेशन हुआ नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और यही कार्बन मोनोऑक्साइड सबने जो है ना इनहेल कर ली। अब क्या होगा, तो कुल मिलाकर के ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है। ओवरनाइट पूरी की पूरी जो फैमिली है वो मर जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इनसे जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और क्या कॉज करती है, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड, कंबशन ऑफ फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रीज, लंग डैमेज एंड एसिड रेन। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पोल्यूटेंट्स दिए गए हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनका सोर्स क्या है और वो क्या कॉज करते हैं, क्या इफेक्ट है, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट्स कर लेना है ना, पोल्यूटेंट्स कर लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उनके सोर्सेज हैं और क्या इफेक्ट कॉज होता है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, है ना। एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठा करो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और जो टेबल दी होगी ना उसको फिल कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 जो कि पेज नंबर 244 पे दी गई है। यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ commuting to your school such as walking, going by cycle, traveling by bus or through other transport, public transport, using a car individually, traveling by a carpool. Discuss in your class the impact of each of these options on the quality of air. Obvious ही बात है ना, अगर आप वॉक करते हुए आते हो तो कोई पोल्यूशन नहीं होता है, साइकिल से आते हो कोई भी तब भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा, अगर आप बस या किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो स्कूल तो पोल्यूशन होगा लेकिन कम होगा। अगर इंडिविजुअली कार से आ रहे हो तो फिर भाई अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 1000 गाड़ियाँ आएंगी और 1000 गाड़ियाँ जब चलेंगी तो पोल्यूशन तो ज़्यादा होगा ना। तो इंक्रीज एयर पोल्यूशन, इट इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन एज इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स विल कॉज मोर पोल्यूशन। और अगर आप कार पूल करके आते हो तो डेफिनेटली जो एयर पोल्यूशन है वो फिर से कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे बोला गया है कि अलग अलग तरीक़ों से आप स्कूल आ जा सकते हो, तो हर तरीके से क्या होने वाला है पोल्यूशन वो आपको बताना है। तो साइकिल से आने पर या पैदल जाने से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने पर पोल्यूशन कम होता है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप व्हीकल से आते हो तो फिर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। अगली एक्टिविटी पेज नंबर 245 पे दी गई है। ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक. Pour each into separate glass containers. Compare these for smell, acidity and color. Complete the following table. तो आपने क्या करना है, पानी के अलग अलग सैंपल उठाने, कहाँ से, नल का पानी, तालाब का पानी, रिवर का पानी, कुएं का पानी, झील का पानी, ये सब उठाना है और इनको क्या करना है अलग अलग कंटेनर में, ग्लास कंटेनर्स में इनको डाल देना है। फिर इनकी स्मेल को, एसिडिटी को और कलर को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ऐसी एक सुंदर सी टेबल ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे आपके पास टैप वाटर है, पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, कुएं का पानी है, वेल वाटर है और लेक वाटर है। यहाँ पे स्मेल का कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे एसिडिटी का और यहाँ पर कलर का। अगर हम बात करें टैप वाटर की, तो टैप वाटर की नल का जो पानी, अरे भाई आपके घर में नल लगा होगा ना, उससे पानी ले लो, तो उस पानी में आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, उसकी कोई एसिडिटी नहीं होगी और कोई कलर भी नहीं होगा उसका, है ना। पानी ट्रांसपेरेंट होता है ना, क्लियर होता है। पॉन्ड वाटर की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा बदबूदार होगा। क्यों बदबूदार होगा, अरे पॉन्ड वाटर एक तो वैसे भी जो हम कचरा डालते हैं तालाब के पानी में, उस कचरे से जो पानी है वो ख़राब तो होगा ही, है ना। तो ख़राब पानी से बदबू तो आएगी। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं ना, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं पानी में, तालाब के पानी में, जिसके कारण तालाब का पानी थोड़ा सा मतलब उससे बदबू आती है। एसिडिटी होगी, कलर मडी होगा, मटमैला। फिर नदी का पानी थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इसमें स्मेल रहेगी, क्योंकि देखो तालाब का जो पानी होता है ना वो रुका हुआ रहता है, तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, लेकिन नदी का जो पानी ना वो बहता हुआ रहता है। तो सपोज़ आपने नदी में कुछ कचरा डाला भी है तो वो बह जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा पानी आएगा, तो इसलिए नदी के पानी में थोड़ी सी बदबू कम होती है। एसिडिटी रहेगी और ये कलरलेस रहता है नदी का पानी, लेकिन अगर आपने मतलब अगर आप ऐसे पोर्शन से उठा रहे हो नदी का पानी जो कि गंदा है, तो वहाँ पे आपको नदी का पानी मडी मिलेगा। तो कलरलेस टू मडी, लिटिल मडी लिख देना। वेल वाटर, कुएं का पानी, कोई इसमें स्मेल नहीं आती है ना, कोई इसका कलर नहीं रहता है और एसिडिटी भी नहीं रहती है इसकी। लेक वाटर, झील का पानी, कोई स्मेल नहीं होती, कोई एसिडिटी नहीं रहती इसमें, और ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो बेसिकली आप ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे, मतलब टेबल तो ऑलरेडी ड्रॉन होगी आपकी एनसीईआरटी बुक में, बस आपने क्या करना है इसको फिल कर लेना है, किस में बदबू आ रही है, किस में नहीं आ रही है, किस में एसिडिटी है, किस में नहीं है, किस में कलर आपको कलरलेस मिलेगा या मडी मिलेगा, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, है ना। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या स्क्रीनशॉट क्या अभी के अभी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना, अपनी जो टेबल है एनसीईआरटी की उसको कंप्लीट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 जो कि पेज नंबर 247 पे दी गई है। यू हैड इन्वेस्टिगेटेड द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ योर लोकेलिटी इन क्लास 7th. Do you remember how the sewage was collected from your home,
फ्रॉम योर होम एंड वेयर इट वेंट देयर आफ्टर। क्लास 7th में आपने अपने लोकेलिटी में जो सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होगा ना, उसको आपने विजिट किया होगा। तो क्लास 7th की यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि क्लास 7th में आपने डिस्पोजल, जो सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है अपनी लोकेलिटी का, वो आपने विजिट किया होगा। तो अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपको याद है, क्या आपको पता है कि हमारे घरों से सीवेज कैसे कलेक्ट किया जाता है और फिर घर से निकलने के बाद में उस सीवेज का क्या होता है। तो बेसिकली जो पूरा सीवेज डिस्पोजल सिस्टम है, मतलब वो अधिकतर क्या होता है ना, अंडरग्राउंड ही होता है। मतलब कि हम अलग अलग घरों से जो सीवेज निकलता है ना, तो वो ऐसा हमको ज़मीन के ऊपर सीवेज निकलता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गंदा रहता है ना, बहुत गंदा रहता है। तो इसीलिए जो सीवेज डिस्पोजल सिस्टम की जो पाइपलाइंस होती हैं वो अंडरग्राउंड ही रहती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है स्मॉल एंड बिग पाइप्स का, उसको हम सीवर्स बोलते हैं। सीवेज मतलब कि ह्यूमन पूप और वेस्ट वाटर का मिक्सचर कॉम्बिनेशन, और वो पाइपलाइंस जो कि सीवेज को कैरी करती हैं उन्हें हम सीवर्स बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है स्मॉल और बड़ी बड़ी पाइपलाइंस का, जिसको हम सीवर्स बोलते हैं, जो कि सीवेज कैरी करती हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से लेकर के जो प्लांट है। क्योंकि भाई देखो, जो ट्रीटमेंट है ना वो तो प्लांट में होता है। ऐसा नहीं कि घर के आसपास कोई भी छोटा सा एरिया है वहाँ पे क्या करा, सीवेज का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, नहीं, प्रॉपरली प्लांट बनाया जाता है, वहीं पे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। तो जो सीवर्स हैं वो सीवेज को कैरी करती है कहाँ से लेके कहाँ तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक, यानी कि ट्रीटमेंट प्लांट तक। ये हमको याद है और इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी पेज नंबर 247 पे दी गई है, एक्टिविटी 7। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर विद सिंपल एवरीडे मटेरियल्स। चलो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, वाटर फिल्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंपल मटेरियल से, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हमारे पास होता है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स एट द सेंटर। प्लास्टिक बॉटल लो, बीच में से उसको 2 पार्ट्स में 2 हाफ्स में डिवाइड कर दो। यूज़ द अपर हाफ एज अ फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। और जो अपर हाफ है उसको एक फनल की तरह यूज़ करो नीचे वाले पर। मतलब कि जैसे कि आपके पास ये क्या है, ये, चलो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये आपके पास क्या है। सपोज प्लास्टिक की ये आपके पास बॉटल है, ठीक है ना, ये क्या है, इसका मुंह है, माउथ है। अच्छा नहीं बनाना, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेना, अच्छा बनेगा। ये अब थोड़ा दिख रहा होगा बॉटल जैसा, है ना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बीच में से डिवाइड कर देंगे। ये जो अपर हाफ है ना, इसको हम एज अ फनल यूज़ करेंगे। फनल कैसे, ये नीचे वाला हिस्सा है, तो नीचे वाले हिस्से में जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम उल्टा करके रखेंगे, यानी कि अपसाइड डाउन करके रखेंगे, कुछ ऐसे अपसाइड डाउन करके रखेंगे, ऐसे, ये है ना। बॉटल काटी और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने उल्टा करके नीचे वाले हिस्से में फंसा दिया। मेक लेयर्स इन इट एंड विथ पेपर नैपकिन और अ फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय कॉटन। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है फनल वाला, इसमें आप क्या करोगे, अलग अलग लेयर्स बनाओगे। कैसे लेयर बनाओगे, पेपर नैपकिन या फाइन क्लॉथ फॉलोड बाय कॉटन, सैंड एंड देन ग्रेवल। तो अलग अलग आपने लेयर्स बनानी है कि यहाँ पे आप क्या करो, पहले पेपर नैपकिन रखो या कपड़े का नैपकिन रखो, फिर कॉटन रख दो, फिर रेत रख दो, फिर पत्थर रख दो। नाउ पोर डर्टी वाटर थ्रू द फिल्टर एंड ऑब्जर्व द फिल्टर्ड वाटर। मतलब कि ये जो फनल है ना, इसी में आप क्या करोगे, अलग अलग लेयर्स बनाओगे कि कॉटन नैपकिन रख दिया, सिंपल पेपर नैपकिन रख दिया, कपड़ा रख दिया, सैंड रख दी, पत्थर रख दिए, है ना। और फिर इसके बाद में यहीं से क्या करोगे, पानी डालोगे। तो पानी ऊपर से जब आप डालोगे तो वो जो पानी होगा ना, वो इन सभी डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करते हुए नीचे वाले पार्ट में आकर के गिरेगा। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा कि जब आप ऐसे ऊपर से पानी डालोगे तो जो पानी है वो डिफरेंट लेयर्स जो आपने बनाई है फनल में, उन सभी डिफरेंट लेयर्स को क्रॉस करता हुआ जो पानी है वो नीचे आकर के टपकेगा और इस वाले सेक्शन में आकर के गिर जाएगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली जब पानी इन सभी लेयर्स को क्रॉस करता हुआ आएगा ना, तो पानी फिल्टर हो जाएगा और इस पार्ट में आपके पास फिल्टर्ड वाटर ही आएगा। एकदम फिल्टर नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो इम्प्योरिटीज़ है ना, मेन वो तो चली ही जाएंगी।
Discuss the following questions among yourselves and with your teacher. Why do we need to filter water before drinking? ये भी कोई पूछने वाली बात है. हमको पानी पीने के पहले उसको फिल्टर करने की क्या ज़रूरत होती है? अरे भाई पानी गंदा होता है ना, उसमें तरह तरह के आप बोल सकते हो कि गंदी चीज़ें होती हैं, पत्थर होते हैं, पत्ती होती है, धूल मिट्टी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इसलिए पानी को फिल्टर करना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग, अदरवाइज क्या होगा, हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे. वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? नगर निगम का पानी यूज़ करते हो, बोरवेल का पानी यूज़ करते हो, या क्या बोलते हैं, कुएं का पानी यूज़ करते हो? एग्जैक्टली आप पानी कहाँ से लेके आते हो पीने का? वॉट विल हैपन इफ़ यू ड्रिंक पानी कौन सा वाला? पोल्यूटेड वाटर. ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसा गंदा पानी पियेंगे तो बीमारी तो पड़ेंगे ना. तो वाटर विच इज़ फुल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड इम्प्योरिटीज इज अनफिट फॉर ह्यूमन हेल्थ, दस वी नीड टू फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. कि जो गंदा पानी होता है ना, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए उसको हमें फिल्टर करना चाहिए बिफोर ड्रिंकिंग इट. वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द गवर्नमेंट सप्लाई वाटर या हैंडपम्प, यानी कि वही नगर निगम वाला पानी या हैंडपम्प का पानी हम यूज़ करते हैं. Polluted water have disease carrying microorganisms and dissolved impurities which can make us seriously ill. तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, पेज नंबर 248 पे दी गई है. इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया. Collect data on the sources of drinking water and the methods of sewage disposal. What are the common waterborne diseases in the community? You can consult your local doctor or health worker for this. Which are the governmental and non-governmental organizations working in this field? What are the measures being taken by them for generating awareness? तो basically आपको अपने एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हो ना, वहीं पे आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि वाटर पोल्यूशन की जो अवेयरनेस है उसका क्या लेवल है. मतलब आपके एरिया में जो लोग रहते हैं, क्या उनको वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ पता है या नहीं पता है? आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, यानी कि अपने एरिया में पानी, पीने के पानी का क्या सोर्स है और सीवेज का डिस्पोजल कैसे होता है. कॉमन वाटरबॉर्न डिसीजेस कौन कौन से हैं जो कि आपकी कम्युनिटी को अफेक्ट करते हैं. इसके लिए आप अपने ही एरिया के लोकल डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से हेल्प ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो. इसके अलावा कौन सी वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल, जो कि इस केस में जो है ना मतलब बेसिकली लोगों को अवेयर करने में जुटी रहती हैं. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे, जैसे कि हमारे घरों में जो हमारे हाउस हेल्प आते हैं, अगर आपने उनको बोल दोगे, ए सुनो तुम जो पानी पीते हो उसको फिल्टर करके पीना, अब वो आपकी शक्ल ऐसे देखेगा कि फिल्टर करके क्यों पीना. अरे उसको बताओ तो कि फिल्टर्ड पानी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने गंदा पानी पिया तो आप बीमार पड़ जाओगे, ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी उसको, तब जा करके जो है ना उसको ज्ञान मिलेगा. आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता है. तो सिर्फ केवल उसको समझाइश दोगे कि सुनो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो वो नहीं मानेगा. प्रॉपर रीज़न के साथ में उसको बोलोगे तो वो मान जाएगा. ठीक है ना. तो अवेयरनेस का क्या लेवल है, क्या आपके एरिया में लोग अवेयर हैं वाटर पोल्यूशन को लेकर के, कि वो फिल्टर्ड पानी पीते हैं, कि वो नियर बाय तालाब और नदी में कचरा तो नहीं फेंकते हैं, है ना, सीवेज का क्या डिस्पोजल सिस्टम है, वो सब आपको पता आप कर सकते हो, करना चाहिए. या आप बोल सकते हो कि डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी है, DIY. ठीक है ना. तो कुल मिला करके ये वाली एक्टिविटी भी आप अपने लेवल पर कर सकते हो. तो अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा. अपना 18th लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस कंप्लीट होता है. सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे हमने NCERT के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, हमने एक्टिविटीज़ को भी, इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी कर लिया डिस्कस, यानी कि अपना चैप्टर नंबर 18 होता है कंप्लीट. तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. तब तक आप क्या करोगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट. कैसे? तो गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com. जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ये वाली मतलब आपके सामने आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. जैसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल. यहीं पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नज़र आएगा. जैसे ही आप इस ऑप्शन पर जाओगे आपको CBSE इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पर जाना है. इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे.
इन सब मतलब सभी क्लासेस आपको दिखाई देंगी, लेकिन हमें मतलब है क्लास 8 से, तो हम जाएंगे क्लास 8 के ऑप्शन पर। जैसे ही जाएंगे तो क्लास 8 के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ है। मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ कि आप कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके क्लास 8 साइंस के वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो क्लास 8 साइंस का ऑप्शन जैसे ही आपको दिखे तुरंत क्या करना, इस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 8 साइंस का पेज खुल जाएगा। सारे के सारे चैप्टर्स अब तो हमारे कवर हो चुके हैं भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो सबसे पहला जो आपको वीडियो मिलेगा वो होगा सिलेबस ओवरव्यू का। पता होना चाहिए ना कि क्लास 8 साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा सिलेबस ओवरव्यू का। इसको देखने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि भाई हमको तो आज से क्या करना है, पहला चैप्टर पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो क्या करोगे, इस वीडियो के नीचे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का पहला लेक्चर आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करते जाना और नए 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 वीडियोस देखते जाना। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी आ चुका है। तो क्या करना है, आपके वो वाले दोस्त, भाई बंधु, छोटे बड़े फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम की पढ़ाई करते हैं, उनको आप मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के अब मैग्नेट ब्रेन्स पर इंग्लिश हिंदी सबकी पढ़ाई करवाई जाती है, मतलब इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबकी पढ़ाई करवाई जाती है। तो अब देर किस बात की है भाई, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।